जो विवाद का जो फलसफा है वो आपका भी पीछा नहीं छोड़ रही। बहुत सारे केसेस आपके नाम पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारी यात्रा के दौरान खगड़िया आए। हम लोग अपना मांग पत्र के लिए खड़े हुए थे कि वो आएंगे तो मांग पत्र देंगे। मुख्यमंत्री जी को रूट बदल के यहाँ से भागना पड़ा था। बिल्कुल, तो उसमें भी केस हुआ, जेल में रहना पड़ा। 20-22 मुकदमा होगा तो 17-18 मुकदमा में धारा 353 होगा। क्या कारण थे कि आपने शिक्षक पद से रिजाइन कर? क्योंकि धीरे धीरे समाज से मेरा बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, एक उसका सेक्टर बड़ा हो गया था। प्रशांत किशोर कहते हैं कि 2 मिनट में जो है कि शराबबंदी के कानून को उठाकर फेंक देंगे। जनसुराज की सरकार बनी, 1 घंटे में शराबबंदी को हटा देंगे। तो जहाँ शराब चालू है, दिल्ली में शराब चालू है, आपका बगल में आपसे बड़ा राज्य यूपी है सटा हुआ, आप वहाँ के अपराध का ग्राफ देख लीजिए और यहाँ के अपराध का ग्राफ देख लीजिए। एक और मुद्दा है पलायन। 2 साल के पहले सोचते भी नहीं थे लोग, बस सीधा अपना एक छोटा सा झोला उठाए, ट्रेन में बैठ गए। क्यों जुड़े जनसुराज से? तो सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका स्पीच जब आप सुनिएगा तो जितनी बातें वो बोल रहे हैं आज के डेट में, पिछले 2-3 वर्षों से, लगभग 30 वर्षों से मैं उसको जी रहा हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूँ, पिछले लगभग 15-20 वर्षों से। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के खगड़िया के स्थानीय मुद्दों की। खगड़िया में जब आप देखेंगे कि हाई स्कूल का ये दुर्दशा है, आपके सोच से बाहर लगेगा। लेकिन कोसी कॉलेज खगड़िया में ऐसा कॉलेज, इतना पुराना कॉलेज होने के बावजूद भी आज भी यहाँ पर बच्चे एक तरह से ललायित हैं। सभी विषयों में एमए की पढ़ाई शुरू हो, यहाँ पर बड़ा लैब है, बड़ा पुस्तकालय हो, एक छोटा सा स्टेडियम हो। कुछ पंचायत ऐसे हैं जिसका कनेक्टिविटी भी मुख्यालय से नहीं है। आज अभी बारिश हो जाए, वहाँ के लोग बीमार पड़ जाए, अभी बाढ़ आ गया है, वहाँ के लोग बीमार पड़ जाए, तो सीरियस होने पर संभव है कि रास्ते में ही उनका दम टूट जाए। यहाँ का जो सदर अस्पताल है खगड़िया का, सुविधाएं तो हैं लेकिन लोगों को सुविधा नहीं मिल रही। सदर अस्पताल एक रेफरल अस्पताल बन के रह गया है। स्पोर्ट्स में भी आपने बहुत योगदान दिया। न्यू जनरेशन को जो हमें कमी महसूस हो रही थी, वो कमी नहीं हो, इस पर हमने काम करना शुरू किया। ये चुनाव कैसे अलग है लोगों के लिए, जनता के लिए? पहली बार कोई पार्टी आके कह रही है अगर गलती से भी जनसुराज ने किसी गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया तो उसको बिल्कुल हराओ, उससे अच्छा कोई मिलता है उसको वोट दो। ये आज तक किसी ने नहीं बोला। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस शब्द को चिरार्थ करते हैं आज के हमारे अतिथि, जो है खगड़िया विधानसभा सीट से जनसुराज के भावी विधायक प्रत्याशी मनीष कुमार सिंह जी। एक जुझारू शिक्षक नेता जिन्होंने शिक्षा और समाज के सवाल पर हमेशा आवाज बुलंद की, लोक कल्याण की लड़ाई में कई बार आंदोलन किए और जेल जाने से भी पीछे नहीं हटे। तो इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए जुड़िए हमारे साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टा को फॉलो जरूर कीजिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो मनीष जी, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लाइफ से जुड़ी हुई और आपकी जर्नी के बारे में, कि कैसे आपकी लाइफ गुजरी है, आपका बचपन कैसे बीता है, आपकी परवरिश किस परिस्थितियों में हुई है। देखिए, कहने को तो हम लोग यहाँ पर एक जमींदार फैमिली से आते हैं, लेकिन जमींदार फैमिली का स्थिति ये है पिछले 50-60 वर्षों में कि जमीन तो है, लेकिन जिस तरीके का फिल्म में दिखाया जाता है ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अगर बिल्कुल मध्यम वर्गीय, उससे भी नीचे का अगर कहा जाए तो उस तरह का बीता है। हाँ, खेती बाड़ी अच्छी थी, लेकिन खेती बाड़ी से जो आपको लगेगा कि बहुत सारा खेत है, 300 बीघा मेरे दादाजी का था, लेकिन सिर्फ जीने खाने के लिए ही पर्याप्त था वो। कुछ भी अगर नया करना है, कुछ बड़ा करना है, शादी करनी है, तो आपको क्राइसिस से गुजरना पड़ता। उस दौर से हम लोग, मतलब बहुत सारा धन उससे अर्जित नहीं हुआ, नहीं हो सकता। जमीन बहुत सारे थे खेती करने के लिए, लेकिन उतना जो इनकम होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता। तो इससे ये भी दर्शाया जाता है कि खेती से, मतलब कृषि प्रधान देश है हमारा और उसी से देश चलता है, लेकिन किसान उतने भी मतलब इनकम पे वो रिलाई नहीं करते। यहाँ की स्थिति एक वजह से और भी वैसी है कि हमारे यहाँ ज्यादातर खेत जो है एक फसल देने वाली है, तो ऐसे में पूरे साल में 3 महीना 4 महीना एक फसल दे करके बाकी
समय पानी में वो खेत रहता है। अच्छा। तो बहुत आमदनी वाली खेती वो नहीं होती है, इसलिए हम लोग का बिल्कुल एक सामान्य परिवार की तरह मेरा पूरा बचपन बीता है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई करना, और जो एक सामान्य परिवार की तरह रहन सहन रहा है, बस वैसा ही। आपने बात की कि सरकारी स्कूल में आपने शिक्षा ली है, तो सेकेंडरी एजुकेशन भी क्या आपने सरकारी से ही लिया, प्राइवेट के लिए मूव करना बिल्कुल, पड़ा? अपने जीवन में कभी भी प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज का दर्शन नहीं हुआ। मेरे ही गांव में मध्य विद्यालय सनौली है, जो आज़ादी के पहले का विद्यालय है। 1930 के आसपास का वो स्थापित विद्यालय है। वहाँ से हमारा 8 क्लास हुआ, उसके बाद फिर नेशनल हाई स्कूल, फिर कोसी कॉलेज TNV भागलपुर से, और M.Com मेरा हुआ मिथिला यूनिवर्सिटी से, और MARD रूरल डेवलपमेंट से मेरा MA हुआ है इग्नू से। आपने मतलब सारी शिक्षा जो है यहाँ बिहार से या बिल्कुल खगड़िया से सरकारी, ही आपने ही हाँ, खगड़िया अर्जित से, की है? बिल्कुल। बचपन से अगर हम कोई भी हो, हम हो या आप हैं, तो बचपन से हर किसी का कुछ ना कुछ सपना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पायलट, पुलिस, बहुत तरीके के बिल्कुल, सपने बिल्कुल। होते हैं बचपन में। आपके क्या रहे सपने? देखिए, मैट्रिक के आसपास तो कोई भी बच्चा जब मैट्रिक पास करता है और अगर पढ़े लिखे फैमिली से है तो निश्चित रूप से ऊंचा ख्वाब होता है। जी। हमको भी लगा था कि हम भी IAS हो जाएंगे, लेकिन जब इंटर की पढ़ाई शुरू किए तो बहुत भारी लगने लगा, और मेरा पढ़ाई से ज़्यादा खेल में सब दिन रुचि रहा है। अच्छा। हाँ, मैं यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल खेला, एथलेटिक्स 1500 मीटर इवेंट था मेरा, और वो ओपन खेलता था डिस्ट्रिक्ट के लिए। और तीसरे तरफ कोसी कॉलेज NCC में मैं लगभग अपना 7-8 साल पूरे तरह से खपाया, और 2 बार बिहार झारखंड का प्रतिनिधित्व दिल्ली में किया। एक बार शूटिंग और ऑब्स्टेकल से, और दूसरी बार ड्रिल से। तो खेल में मेरी ज़्यादा रुचि रहने के कारण पढ़ाई में मैं सब दिन सामान्य रहा। खेल से मेरा एक सवाल इससे मेरे दिमाग में आ रहा है ये चीज़ कि भारत में या फिर बिहार में खास करके अगर बात करें तो खेल को उतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन आपने बताया कि आपने खेल में रुचि दिखाई और बहुत आगे तक भी गए। लेकिन जो स्थिति है बिहार में खेल को लेकर, वो कैसी है और क्यों पिछड़ती रहती है हमेशा? देखिए, जो भी लोग आज बिहार में खेल रहे हैं, आज भी और आज से 20 साल पहले भी, 20 साल पहले तो 25 साल पहले तो और बुरा हाल था। यहाँ पर सारा खेल का सब कुछ चौपट हो गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में थोड़ा बेहतर हुआ है। लेकिन अगर व्यक्तिगत एफर्ट नहीं रहे, उसका फैमिली सपोर्ट नहीं रहे, और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहे, तो बस आसपास तक खेल करके रह जाएगा। वो जो चाहेगा कि हम बहुत आगे इससे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल संभव नहीं है। बिहार के अंदर आज भी 2 ही स्तर पर खेल थोड़ा सा जो आपको दिख रहा है, वो सिर्फ 2 स्तर पर है। एक जो व्यक्तिगत एफर्ट है बच्चों का और उसके पेरेंट्स का, और दूसरा एसोसिएशन जो थोड़ा बहुत चंदा लेकर के या स्थानीय स्तर से सहयोग लेकर के जो भी कार्यक्रम करवाते हैं, उसमें जितना स्किल हो पाएगा तो वही बच्चे गेन कर पाते हैं, नहीं तो कोई स्कोप नहीं है। तो इसलिए जो सक्षम लोग हैं वो अपने बच्चों, खगड़िया से भी कुछ लोग हैं जो अपने बच्चे को बिहार से बाहर रखते हैं और वहाँ पर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाते हैं, तो शायद बेहतर कर पाए। क्या कारण लगता है कि सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं देती? बिल्कुल उपेक्षा का शिकार है यहाँ। और आप पूरे देश की स्थिति अगर देखिएगा, चाहे राष्ट्रमंडल खेलों में हो, चाहे ओलंपिक में हो, चाहे एशियाड में हो, तो 75% या उससे अधिक भी बहुत सारे इवेंट्स में हरियाणा का एक छत्र राज है जी। और बिहार कहीं है ही नहीं। मतलब टॉप 3 में भी, किसी भी नेशनल इवेंट में भी टॉप 3 में नहीं रहता है, तो इंटरनेशनल का तो बात ही छोड़ दीजिए। उसका मुख्य कारण है सरकार का उपेक्षा पूर्ण जो रवैया है। इसके कारण बिहार में कोई भी खेल पिछले 30-35 वर्षों में नहीं पनप पाया है, और उसको ना ही सरकार से कोई सहयोग मिल पाता है, और कोई खिलाड़ी अगर किसी अपने व्यक्तिगत एफर्ट से भी अगर अच्छा कर रहा है तो उसको एक प्लेटफॉर्म जो मिलना चाहिए आगे का जिंदगी सरवाइव करने के लिए, वो नहीं मिल पाता है। तो गार्जियन भी कहते हैं कि नहीं,
खेल कूद से तुमको कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई करो। तो इसलिए खेल दिन प्रतिदिन और पीछे छूटते चला जा रहा है। सही कहा आपने। मेरा एक सवाल ये भी है कि पॉलिटिक्स में रुचि कब बढ़ी? जो ये बचपन से ही आप पॉलिटिक्स में रुचि रखते थे या फिर कॉलेज के दिनों में ये ज़्यादा इंटरेस्ट आपका बढ़ गया? देखिए, पॉलिटिक्स तो चूंकि उसी मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही रहा है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, और सबसे ज़्यादा जो मैं प्रभावित हुआ वो ये कि मैं जब भी बचपन में कहीं जाता था तो बहुत सम्मान से लोग रिसीव करते थे कि अरे केदार बाबू का पोता आया है। मेरे दादाजी का बहुत, इस पूरे जिला नहीं आसपास के जिलों में बहुत अच्छा रेपुटेशन रहा है। तो जब भी जहां मैं जाता था किन्हीं से मिलने या किसी इनविटेशन में, तो बाबा का नाम लेकर के बहुत रिस्पांस मिलता था। तो मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि कहीं ना कहीं पता नहीं वो क्या किए, वो अपने जीवन काल में उनको जो प्रतिष्ठा मिला वो तो मिला ही, उनके प्रतिष्ठा के वजह से आज हमारे परिवार को, मुझे इतनी ज़्यादा प्रतिष्ठा मिल रही है। तब जब वो उनका देहांत हुए 15 साल 20 साल 25 साल हो गया, जब मैं बचपन में था, तो ऐसे में लगा कि बिल्कुल वो रास्ता काफ़ी आकर्षित किया मुझे। और शुरुआती दौर में जब खेल से धीरे धीरे अपने एक मैच्योरिटी की तरफ बढ़ा तो समाज सेवा में रुचि जगी, और समाज सेवा में जब प्रतिष्ठा मिला तो लोगों का ही ये हुआ कि भाई आपको चुनावी क्षेत्र में आना चाहिए। तो 2016 से मैं चुनावी राजनीति में हूँ, और लगातार जब पहले बार आप सफलता पाते हैं तो और उत्साह होता है। 2016 का चुनाव जिला परिषद का जीता, मेरी मैडम को मैंने लड़ाया था। फिर 2021 में भी जीता, फिर 22 में भी खगड़िया नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव लड़ करके हमारी टीम जीती। तो लगातार 100% स्ट्राइक रेट होने से और ज़्यादा उत्साह बढ़ा और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट बढ़ती गई। लोगों का एक तरह से कहिए कि रेस्पॉन्स बढ़ता चला गया। तो ये मेरा पॉलिटिकल जर्नी, इसको शॉर्टकट में कहा जा सकता है। आप जन सुराज से भी जुड़े हुए हैं। हाल ही में एक तरह से राजनीति, बिहार राजनीति में कहें तो जन सुराज ने खलबली मचाई हुई है और आप उनसे जुड़े हुए हैं। आप, पहली बात तो है कि आप कब जुड़े जन सुराज से और क्यों जुड़े जन सुराज से? देखिए, 2022 में प्रशांत जी की पदयात्रा बिहार में शुरू हुई, और उसी समय से उनके टीम के लोग हमसे संपर्क करते रहे। और 22 में चूंकि हमको चुनाव लड़ना था चेयरमैन का, तो तब तक हमने उसको अवॉइड किया। लेकिन जब उनकी पदयात्रा शुरू हुई तो 23 में मैं जुड़ा। और जुड़ने का जो आपने कहा कि क्या वजह रही, तो सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका स्पीच जब आप सुनिएगा तो जितनी बातें वो बोल रहे हैं आज के डेट में, पिछले 2-3 वर्षों से जितनी बातें वो बोल रहे हैं, लगभग 30 वर्षों से मैं उसको जी रहा हूँ। चाहे वो एजुकेशन की बात करें, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करें, चाहे स्पोर्ट्स, आज वो यूथ क्लब के माध्यम से पूरे बिहार में के हर गांव में एक यूथ क्लब पंचायत स्तर पर उन्होंने बनाया, युवाओं को जोड़ा। तो मैं 2008 में मैंने एक क्लब की स्थापना की थी, जिसका अभी मैं 17वां स्थापना दिवस मनाया था। पिछले 17 वर्षों से यूथ क्लब खगड़िया करके हम लोग बनाए हुए हैं, और जिसमें कि समाज सेवा का जितना भी लोकल स्तर पर हो सकता है, चाहे वह ब्लड डोनेशन हो, स्वच्छता हो, आपका वृक्षारोपण हो, किसी को हॉस्पिटल में मदद करना हो, चाहे एजुकेशन पर काम करना हो, और सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स पर हमने पिछले 17-18 वर्षों से बच्चों के लिए काम किया। और उस तरह की बातें प्रशांत किशोर जी कर रहे थे। बिहार में बेहतर शिक्षा हो, मैं 2005 से शिक्षक के रूप में काम किया, और स्कूल में जो सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए बच्चों के लिए, उसका घोर अभाव रहा, जिसके चलते कई बार मैंने आंदोलन भी किया। शिक्षकों की स्थिति सुधरे उसके लिए भी आंदोलन किया, और बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था मिले उसके लिए भी मैंने आंदोलन किया। कोरोना काल में तब प्रशांत किशोर जी का एंट्री भी नहीं हुआ था बिहार में, तो सारे जो मार्केट है, मार्केट खुली हुई थी और स्कूल शिक्षण संस्थानें बंद कर दी गई थी। उसको लेकर के हमने हजारों बच्चों के साथ
आंदोलन किया कि नहीं, जिस प्रकार से मार्केट कंडीशनल खुली हुई है उसी प्रकार से कुछ कंडीशन के साथ शिक्षण संस्थानें भी खुली रहनी चाहिए। और कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जिसके चलते कोरोना काल में हम पर मुकदमा हुआ और मुझे जेल भी जाना पड़ा। अच्छा। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, लगातार शिक्षा मिले, इसके लिए मैं पहले से ही संघर्ष कर रहा था। स्पोर्ट्स पर पहले से ही मैं काम कर रहा था और वो चीजें प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूं, पिछले लगभग 15-20 वर्षों से, जिसके चलते मेरे ऊपर करीब करीब कम से कम 20 मुकदमा, सरकारी मुकदमा होगा। ये सिर्फ भ्रष्टाचार की लड़ाई में आपके ऊपर केसेस? बिल्कुल, 20 से ज्यादा केसेस आपके ऊपर? हाँ, बिल्कुल। धारा 353 एक होता है, पहले 2017 से पहले वो बेलेबल सेक्शन के अंतर्गत आता था। तो पहले हम लोग जब भी आंदोलन करते थे तो थाना से ही बेल मिल जाता था, लेकिन 2017 के बाद जब नीतीश जी एक तरह से कहिए कि जुबान पर ताला लगाने के लिए, समाज सेवियों और नेताओं के जुबान पर ताला लगाने के लिए इस धारा को नॉन बेलेबल सेक्शन में डाल दिया। तब से हम महसूस कर रहे हैं कि आंदोलन का ग्राफ भी गिरा और हम लोग के ऊपर कई मुकदमा हुए और उसमें बेल नहीं होने के कारण जेल भी 3-3 बार जाना पड़ा। तो इस प्रकार से जो मेरा जर्नी रहा है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, शिक्षा के लिए हो, खेल के लिए हो, समाज सेवा के लिए हो, तो इसको लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे। और प्रशांत किशोर जी 2022 में जब एंट्री किए तो सेम टू सेम वो बोल रहे थे, तो लग रहा था कि जो काम मैं छोटे लेवल पर पिछले 25-30 वर्षों से कर रहा हूँ, उसी चीज को कोई व्यक्ति आया है जो बड़े लेवल पर कर रहा है, तो उसको कंधा लगाना चाहिए। इसी सोच के साथ मैं उनके साथ जुड़ गया। आपने बात की भ्रष्टाचार की, आपने ये भी बताया कि आप आंदोलन करते थे जिसकी वजह से आपको जेल भी जाना पड़ा। तो हम जानना चाहेंगे किस तरीके के भ्रष्टाचार होते हैं और किन किन चीजों को आपने उजागर करने की कोशिश की? आज के डेट में कोई सेक्टर बचा हुआ नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से चूंकि मैं शिक्षक था और शिक्षक नेता, बतौर शिक्षक नेता मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि शिक्षकों के अधिकार की रक्षा करना। और जब मैं देखता था कि पदाधिकारी निरीक्षण के नाम पर स्कूलों का जो होता है वहां जा करके उसकी व्यवस्था सुधारने के बजाय उसका शोषण दोहन करना स्कूल के शिक्षकों का करते थे, और कोई भी जांच जो नहीं भी होना चाहिए उसका भी एक शोकॉज करके, सस्पेंशन निकाल करके और मोटी उगाही का प्रयास करते थे। उसके सबसे ज्यादा जो मेरा आंदोलन रहा है, एक लंबी फहरिस्त है, कम से कम मुझे लगता है कि 20 बार मैं आमरण अनशन किया हूँ। सरकार से कुछ मांग करते हुए मैंने 17 दिन तक यहाँ आर ब्लॉक चौराहे पर मैंने पटना में भी अनशन किया, धरना प्रदर्शन किया। यहाँ पर कितने बार किया हूँ, अगर कभी स्थिर से मौका लगे तो कम से कम 300-400 इस तरह के आंदोलन का मेरे पास अखबार कटिंग भी होगा, जिसको कि आप कभी फुर्सत के समय में आप देख सकते हैं। इसको एक तो ये बड़ा सेक्टर था, और दूसरा जो जमीन से जुड़ा हुआ जितना मामला है, चाहे म्यूटेशन का हो, चाहे रजिस्ट्री का हो, चाहे किसी प्रकार का जमीन में अंचल से रिलेटेड कोई मामला हो, रजिस्ट्री से रिलेटेड कोई मामला हो, वहां जब आप देखेंगे तो मतलब कि विश्वास नहीं होगा, उतने उस हद से पार तक भ्रष्टाचार है। बिना पैसा का आप एक कदम नहीं चल सकते हैं, और उसको उसके ऊपर सुनने वाला भी कोई नहीं है, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब, कहे कुछ भी हो। आप जब कोई पब्लिक से आप जुड़े हुए हैं और कोई पब्लिक आकर के बार बार लोग कहते हैं कि भाई मेरा ये काम नहीं हो रहा है, और आप बार बार जब जाते हैं किसी पदाधिकारी के पास 2 बार 4 बार नहीं सुनता है, उनके बढ़िया पदाधिकारी के पास जाते हैं, वहां पर भी आपको लगता है कि कोई उपाय नहीं, और अंत में आपको पैसा दे करके ही काम कराना पड़ता है। तो 2 ही रास्ता है, या तो पैसा दे के काम करा लीजिए, या फिर उसको मीडिया के सामने हो या पब्लिक के सामने लड़ाई लड़िए, मजबूती के साथ रखिए उस बात को। जब जब मजबूती के साथ रखने की बात आई, वही ताला 353 धारा लगा करके बंद करने का काम किया गया। चुप्पी लगाओ, अगर आप आवाज उठाते तो बिल्कुल बिल्कुल कोशिश की अंग्रेज की तरह। अंग्रेज भी शायद इतना इस तरह का कड़े कानून के अंतर्गत शायद करते थे कि नहीं करते थे, मुझे नहीं पता है, लेकिन लगता है कि अंग्रेज कुछ मामलों में अंग्रेज शासन के अंतर्गत हम लोग हैं।
शिक्षा पे आपने बात की, आपका बैकग्राउंड भी, आप शिक्षक भी रहे हैं और शिक्षक नेता भी अपने आप को कहते हैं। तो जिस तरीके की बात आपने कही, मुझे याद आई बंशीधर ब्रिजवासी की, अगर आप जानते हो, तिरहुत स्नातक बिल्कुल एमएलसी हैं। बिल्कुल, हम लोग और साथ पटना में आंदोलन जी किए हैं। हाँ, तो वो भी बहुत संघर्ष करते थे। तो क्या बात उत होती थी आपकी उनसे? बहुत बार साथ आंदोलन करते थे। खगड़िया मेरे आमरण अनशन पर आए, उसके बाद पटना में हम लोग साथ साथ एकदम बिल्कुल बैचमेट। वो भी एक संगठन को लीड करते थे, एक संगठन को हम लोग लीड करते थे प्रदेश स्तर पर। तो दोनों प्रदेश स्तर के नेता थे। मुजफ्फरपुर और आसपास के 2-3 जिलों को लीड करके वो वहाँ लीड कर रहे थे, और हम लोग पूरे बिहार का, हमारा संगठन भी पूरे बिहार में कर रहा था। कई बार ऐसा हुआ जो संयुक्त रूप से जब आंदोलन होती थी तो हम लोग एक मंच से करते थे। उनको तो अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी थी आंदोलन के चक्कर में ही उनको। फिर वो चुनाव लड़े और फिर जीत कर आए। उनको बर्खास्त किया गया था और मैं 2022 में रिजाइन किया। उसके बाद वो बर्खास्त हुए। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने रिजाइन किया, क्या कारण थे कि आपने शिक्षक पद से रिजाइन कर? क्योंकि धीरे धीरे समाज से मेरा बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, एक उसका सेक्टर बड़ा हो गया था। और बहुत बार ऐसा होता था कि स्कूल में है और कोई इमरजेंसी आ गया जो हमको वहां जाना चाहिए उसके मदद के लिए, जाते भी थे। तो मन में कहीं ना कहीं लगता था कि अगर मैं टीचर हूं तो मुझको स्कूल में रहना चाहिए, लेकिन अगर मैं बाहर आता हूं तो वो उसके साथ नाइंसाफी है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जब मैं 2022 में चुनाव लड़वा रहा था चेयरमैन का, उसी समय शोकॉज आया कि आप एक सरकारी कर्मी रहते हुए किसी खास प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं जो आचार संहिता का उल्लंघन है, सरकारी सेवा का उल्लंघन है। तो मुझे भी मौका मिला। मैं बहुत वर्षों से सोच भी रहा था कि हमको या तो यहाँ रहना चाहिए या यहाँ रहना चाहिए। तो जैसे ही आया तो मैंने डीएम साहब को लिख करके दे दिया। डीएम साहब शोकॉज किए थे, तो हमने लिख करके दे दिया कि अब मेरी आवश्यकता स्कूल से ज्यादा समाज को है, इसलिए मैं अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूँ। ये लिख करके मैंने त्याग पत्र दे दिया। चलिए, हम वापस लौटेंगे जन सुराज पर। आजकल की, या फिर कहें जो बिहार की पॉलिटिक्स, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, जो चलती आ रही है, और वहीं जन सुराज का जो अप्रोच है एक नए तरह की पॉलिटिक्स की, उसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल। क्या मेजर डिफरेंस भी देखते हैं? बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि आप जितना भी किसी भी पार्टी को देख लीजिए, एक कांग्रेस को छोड़ करके, या तो धर्म के बेस पर खड़ी पार्टी है या जात के बेस पर खड़ी पार्टी है। सारी की सारी पार्टियां। कांग्रेस में आपको कभी किसी धर्म को मुद्दा बना करके कभी नहीं देखे हुएगा आंदोलन करते हुए। लेकिन बाकी सारी पार्टियां या तो धर्म को मुद्दा बना करके या जात को आधार बना करके वो उनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ है या अभी चल रहा है। जैसे ही देखिएगा कि ये पार्टी इसके साथ हुआ तो पूरा का पूरा जाति शिफ्ट हो जाती है और उसी समीकरण को सब लोग साधने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ जाति आधारित, धर्म आधारित नहीं होकर के यहाँ मुद्दा आधारित है। जैसे पलायन का एक मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, वृद्ध लोगों के का सम्मान एक मुद्दा है, कृषि एक मुद्दा है। तो इस तरीका का एक तरफ मुद्दा आधारित राजनीति है, एक तरफ जात और धर्म का आधारित है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। और मुद्दा आधारित राजनीति होने की वजह से इसमें सभी वर्गों के लोग इससे जुड़े हैं और पढ़े लिखे लोग। एक सबसे अच्छी बात है कि करप्ट लोगों का यहाँ पर लगभग नो एंट्री है। किसी के सर पे लिखा हुआ नहीं है, ज्वाइन करते हैं लोग। लेकिन जिस उम्मीद के साथ जन स्वराज में जुड़ते हैं कि यहाँ आकर के हम उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, धन बल को आगे रख करके या बाहुबल को आगे रख करके, तो वो धीरे धीरे वैसे लोग साइड भी होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। इस तरीके से हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आप जन स्वराज को ना चुनते और या फिर जन स्वराज ना आती, तो आपके जो विचारधारा हैं, जो आप पॉलिटिक्स में जुड़ना चाहते थे, तो इससे ज्यादा क्लोज पार्टी और कौन हो सकती थी? आप किस पार्टी को ज्वाइन करते? देखिए, अगर हमसे पूछिएगा तो मेरा किसी पार्टी में, इससे इतर किसी पार्टी में वो अट्रैक्शन नहीं था जिससे कि एकदम दिल खोल करके वो हमारी टीम जब बैठती थी तो अलग अलग सुझाव भी आता था कि इसमें चले जाइए, इसमें चले जाइए। लेकिन मेरा मन कभी नहीं माना कि किसी के साथ चले जाए। एक बार कुछ दिनों के लिए अन्ना आंदोलन में मैं शामिल होकर के अरविंद केजरीवाल के तरफ
झुकाव मेरा हुआ था 2013 में। लेकिन जस्ट उसके बाद बिहार में जो आम आदमी पार्टी एंट्री किया और उसी तेजी से बैक भी हो गया, तो फिर उसमें हम लोग नहीं आ पाए। लेकिन एक व्यक्ति जो मजबूती के साथ प्रशांत किशोर जी आए हैं तो यहाँ पर है, नहीं होते तो अगर हमारी टीम का की सहमति होती तो निर्दलीय सबसे अच्छा था मेरे लिए। लेकिन लोगों का डिमांड जो है, अगर आप चुनाव में आते हैं तो लोग का पहला डिमांड होता है कि किसी न किसी पार्टी से आप आइए। आपके बहुत क्लोज हैं तो कहेंगे किसी न किसी पार्टी से आइए, और क्लोज अगर नहीं है, उनका किसी पार्टी से अगर लगाव है तो उस पार्टी का वो सुझाव भी दे देंगे। अगर 10 मित्र आपके हैं तो कोई कहेंगे कि इससे भाजपा से आ जाइए, कोई जेडीयू से आ जाइए, कोई राजद से आ जाइए, कोई कांग्रेस से आ जाइए, जो जिनका जिसमें लगाव रहता है। लेकिन मेरा अगर कहिएगा व्यक्तिगत रूप से तो बहुत लगाव कहीं नहीं रहा है। हाँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड कांग्रेस का रहा है। हाँ, मैं ये बात भी जानना चाह रहा था कि आपके दादाजी जुड़े हुए थे कांग्रेस से, विधायक भी रहे थे 2 टर्म। हाँ, 2 टर्म विधायक रहे थे। तो फिर आपने कांग्रेस ना ज्वाइन करके आपने कांग्रेस की तरफ रुचि क्यों नहीं दिखाई? कांग्रेस में जब आप देखिएगा 20-25 वर्षों से युवाओं को जो एक बुजुर्ग लोग उसमें पहले से बने हुए हैं, वो कहीं भी एक सदस्यता या संगठनात्मक जो संरचना तैयार करने का है उस पर कोई लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। प्रतिभा को धीरे धीरे वहां लाने का प्रयास नहीं कर रहे थे। जो लोग 10, 20, 25, 50 राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर नेता थे वो घटते जा रहे थे, लेकिन नए लोगों को प्रमोट करने की प्रथा उसमें लगभग समाप्त हो चुकी थी। तो मुझे लगा कि यहाँ जुड़ करके बहुत कुछ हम नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी एक नई उम्मीद युवाओं के लिए भी लेकर के आया है कि जिनके पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं भी है, इकोनॉमिक बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं भी है, अगर हल्का फुल्का चलने लायक भी है तो यहाँ पर वो बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जिसका मैं चर्चा किया, तो उसमें कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में खगड़िया विधानसभा की जो स्थिति है या खगड़िया जिले की जो स्थिति है, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल अल्पसंख्यक हैं। तो हमको लगा कि अगर किसी भी पार्टी में हम जाते हैं और पब्लिक का डिमांड है कि टिकट लेकर के ही आना है, तो ऐसे में वहां पर टिकट का गुंजाइश भी कम हो जाता है। 2 ही विकल्प वहां है, या तो आप किसी बड़े जाति का समूह का सदस्य होना चाहिए, या फिर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए। इस दोनों में मैं पीछे हूँ। तो एक लगा कि प्रशांत किशोर जी के साथ अच्छा हो सकता है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की भी बात की आपने। बिहार में तो ये चलता ही है कि आपके नंबर कितने हैं, पूरे देश में चलता है। हाँ, पूरे देश में, खास करके बिहार में ज्यादा इस चीज को देखा जाता है। देश की तो है बात, लेकिन हम अभी बिहार चुनाव है तो बिहार को लेकर हम बात करें तो बिहार में भी बहुत ज्यादा जो है कि जाति को लेकर बात होती है कि हम वोट देंगे तो अपने जाति को ही देंगे। इससे और एक और चीज है कि धन बल की बात कही, या फिर पैसे देकर वोट खरीदे जाते हैं कि जिसने पैसे दे दिए 500,000 या फिर कुछ खान पान का कुछ करा दिए तो उसको वोट दे देते हैं, अपने वोट को बर्बाद कर देते हैं इस तरीके से। तो इसमें किस तरीके से देखते हैं और इसको कैसे बदला जा सकता है? पहले बदला कैसे जा सकता है इसी पर पहले बोल लेते हैं कि बदलने का सबसे बढ़िया तरीका है जन जागरण, जागरूकता। उनको इस तरीका का प्रलोभन से कितना फायदा होता है, लेने से कितना और कितने दिनों के लिए फायदा होता है, नहीं लेकर के अगर ईमानदारी से वोट करते हैं तो कितना और कितने दिनों के लिए फायदा होता है। जब इसका हम अंतर समझाते हैं, मैंने कई सभाएं अभी किया है, तो मैं महसूस कर रहा हूं कि जहां पर भी अच्छे तरीके से बात को रखी जाती है कि आप जो पैसा लेते हैं या 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगते हैं, तो इसका कितना और कितने दिनों के लिए आपके ऊपर प्रभाव छोड़ता है, कितना फायदा होता है। वहीं दूसरी ओर अगर आप ईमानदारी से वोट करके दूसरे चीज को पाने के लिए, बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए या युवाओं के रोजगार के लिए, इन चीजों को ध्यान में रख करके अगर आप अच्छे प्रत्याशी को वोट देते हैं तो आपका कितने दिनों के लिए और कितना ज्यादा लाभ होता है। तो ये बातें लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता से इस चीज को पाटना संभव है, पहली बात। दूसरी बात है कि जातीय
आपने कहा कि जाति का बहुत गहरा प्रभाव है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। और उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं। 3 चुनाव जहां से मैं जीता हूं वहां राजपूत बिल्कुल नगण्य है। जिला परिषद जहां से मैडम इस बार जीती है वहां 100 नहीं है, 3 अंकों में उसकी संख्या नहीं पूरेगी, 50, 60, 70 के आसपास होगा पूरे क्षेत्र में। और दूसरी ओर कुछ जाति ऐसे हैं जिनकी संख्या 8,000, 9,000 के आसपास है, उस जाति से कैंडिडेट भी है। तो उनको हरा करके जीतना, आप समझ सकते हैं उस जाति मिथक को तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है? तोड़ता है। मेरा इस मामले में ये कहना है कि जब भी कोई प्रत्याशी किसी मतलब बड़े लेवल पर लोगों से जुड़ाव रखता है तो वोट उनको लोग देते हैं, लेकिन जब वैसा प्रत्याशी लोगों को नहीं मिलता है जो उनसे गहराई से जुड़ा हुआ है, तो उनके पास क्या विकल्प बचेगा कि चलो कोई तो नहीं है हमको देखने वाला, चलो कम से कम अपने जाति को ही दे देते हैं। मेरा ये मानना है कि बिल्कुल अगर लोगों से जुड़ाव रखने वाला जितनी चीजें वो प्रचार गाड़ी में बजाता है, अपना जो चुनाव के टाइम में प्रचार में बजाता है या मैनिफेस्टो देते हैं, फिर नहीं वो माइक जो लाउड स्पीकर में बजता है, अनाउंसमेंट करते हैं, कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित, जुझारू, बहुत सारी चीजें चमकाने के लिए जो बोलते हैं ना, बस उतनी चीजें अगर किसी कैंडिडेट में है और लगातार वो पब्लिक से कनेक्शन बनाए हुए है, तो मैं महसूस किया हूं कि लोग पार्टी को भी छोड़ते हैं, जाति से भी ऊपर उठ करके वोट करते हैं। अगर मान लीजिए 40% भी लोग क्षेत्र का इससे ऊपर उठ करके वोट दे देता है, 30% ही दे देता है और 70% अपने जगह पर ही दे देता है, तो भी 70% अपने अपने जगह पर देता है, तो किसी भी पार्टी का आप जोड़ लीजिए कि 30% वोट एक साथ किसका गिरता है। बीजेपी पूरे देश में सत्ता में आई, 350 से ज्यादा सीटें लाई, उस समय जब उसका वोटिंग परसेंटेज जोड़िएगा तो 39% के आसपास ली थी पूरे देश में। ऐसे में अगर कोई प्रत्याशी 30%, 32% जाति का समीकरण तोड़ करके लेता है तो वो एकदम सीधा कंटेस्ट में। इसलिए मेरे समझ से काम करने वाले प्रत्याशी के लिए, लोगों से जुड़े रहने वाले प्रत्याशी के लिए कोई कास्ट फैक्टर नहीं। जन स्वराज के 2 बहुत अहम मुद्दे हैं चुनाव में, जैसे कि शिक्षा है और रोजगार, जो पलायन से भी जोड़ता है। तो बात तो सभी करते हैं, शिक्षा रोजगार की सभी नेता बात करते हैं, पार्टीज बात करती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर बात करें, प्रशांत किशोर अपने सभी सभाओं में इस चीज का जिक्र करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह हमें थैला दिया नहीं गया है, स्कूल का बस्ता जो है दिया नहीं गया है, हमने मांगा है, और हमारा जो फोकस है वो शिक्षा है, उसको सुधार करना है। तो क्या कोई रोड मैप है इसको लेकर पार्टी के पास, या फिर ये सिर्फ चुनावी? नहीं, रोड मैप है और ये बहुत असंभव नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ है, उसको व्यवस्थित करना है। आप विश्वास करिए कि बहुत प्राइवेट स्कूल में जिस लेवल के टीचर हैं उससे अच्छे टीचर अभी सरकारी स्कूलों में हैं, वेल क्वालिफाइड, लेकिन उनसे काम कैसे लेना है और उसके लिए क्या व्यवस्था देनी है। मान लीजिए कहीं बहुत अच्छे टीचर हैं, भवन नहीं है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, वहां पर जो पानी शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। तो ये सब व्यवस्था बहुत बड़ा चीज नहीं है, सिर्फ एक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और रोड मैप की जहां तक आप बात करते हैं, तो आपको याद होगा कि बिहार और झारखंड जब एक साथ हुआ करता था सन 2000 से पहले, तो उस समय ज्वाइंट बिहार में 2 विद्यालय, बहुत प्रतिष्ठित विद्यालय था, सैनिक स्कूल और नेतरहाट स्कूल, सुने होंगे आप। झारखंड के अलग होने के बाद दोनों विद्यालय झारखंड के हिस्से में चला गया, और आज तक जो बिहार सरकार इतना ढिंढोरा पीटती है कि हमने शिक्षा के स्तर को ये कर दिया वो कर दिया, उस लेवल का एक भी विद्यालय दे पाई क्या? नहीं। सिमुलतला के रूप में थोड़ा सा प्रयास भी अगर की तो फ्लॉप कर गया वो। एक विद्यालय नहीं दे पाई जहां की 5 लाख शिक्षक हैं। इन्हीं शिक्षकों में से एक कंपटीशन करा करके और अच्छे शिक्षकों का मात्र 30-40 शिक्षकों को चुन करके बिहार सरकार के पास बहुत सारा स्कूल, अभी हजारों की संख्या में स्कूल है जिनके पास 5-5, 10-10 बीघा जमीन अपना है ना, उसी के, और उसका अपना फंड भी है, थोड़ा सा बैकअप देना था, उसको एक डेकोरेट करके जहां जहां 10 बीघा वाला जमीन है
कम से कम 10-15 विद्यालय उन्हीं शिक्षकों में से बेहतर शिक्षकों को एक अच्छा रूटीन देके किया जा सकता था। कस्तूरबा विद्यालय आप चला रहे हैं हॉस्टल के रूप में, वहां पर उसको हॉस्टल के रूप में उसको नेतरहाट के तर्ज पर चलाना था। जो इन सरकारी स्कूलों से जो मेधावी बच्चे निकलेंगे वो इन स्कूलों में आएंगे, इतना तो किया जा सकता था। इसमें अब बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी। वहीं प्रशांत किशोर जी का रोड मैप जो है वो ये है कि इस तरह का प्रत्येक प्रखंड में एक विद्यालय हो। एक प्रखंड में कम से कम 200 विद्यालय 150 विद्यालय होते हैं, ठीक है। तो 150 विद्यालयों में से एक विद्यालय को चुनना है जिसको कि मजबूत कर देना है, नेतरहाट लेवल का बनाना है। हर साल एक विद्यालय का लक्ष्य रखा गया है एक प्रखंड में, तो 500 से ज्यादा विद्यालय हर साल उस लेवल का तैयार होगा। तो इसकी में बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसी में स्कूलों में से एक स्कूल को चुन करके या थोड़ा सा उसको डेकोरेट करना है, एक रूटीन देना है, जैसे किसी गांव। और दूसरा जो सब बदहाली का, मैं शिक्षक रहा हूं, बदहाली का सबसे बड़ा जो कारण मुझे दिखता है कि जो साल की छुट्टियां होती है सो होती ही है, 5 साल में 4 साल चुनाव होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर, 4 चुनाव होते हैं उपचुनाव को छोड़ करके। इन चुनावों में लगाया जाता है, चलो उस समय ज्यादा मैन पावर की आवश्यकता होती है। अब जनगणना है, बकरी गणना है, शौचालय गणना है, ये करना है, वो करना है, पूरा टीचर को ही लगाना है। इससे बचाना होगा इसको। इसमें बहुत कुछ करने का जरूरत नहीं है। बहुत सारा सेक्टर है जहां की अगर 10 दिन एब्सेंट रहेगा बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ अगर एब्सेंट होगा तो बच्चों की के पढ़ाई का कंटिन्यूटी टूटता है, लिंक टूटता है उसका, और ऐसी स्थिति में उसका पढ़ाई बाधित होता है और जिस मेधा का हम उम्मीद करते हैं वो उम्मीद कभी पूरा नहीं होना है। तो प्रशांत किशोर जी का एकदम बिल्कुल रोड मैप तैयार है। फंडिंग कहाँ से करना है उसके लिए भी आप लोग सुन रहे होंगे, जिस पर विपक्षी लोग हमलावर भी रहते हैं कि भाई शराब फिर से चालू कराएगा। विश्वास करिए बिल्कुल ठीक कहते हैं वो कि शराब दुकान बंद करने से बंद नहीं होगा। आज देखिए झारखंड की आमदनी बढ़ गई, बिहार में शराब बंद होने से, बॉर्डर के बाहर नेपाल की आमदनी बढ़ गई, बंगाल की आमदनी बढ़ गई। किसी न किसी बहाने जो उसके आदी हैं वो वहां पहुंच जाते हैं। होम डिलीवरी तो चल ही रहा है। एक बहुत बड़ा फंड है, कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का फंड है सालाना, जो कि लोगों के पॉकेट से निकल रहा है। इससे ज्यादा निकल रहा है, 20,000 के बदला 40,000 निकल रहा है लोगों के पॉकेट से, लेकिन वो कहां पहुंच रहा है एकदम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। या तो करप्ट नेताओं के पॉकेट में जा रहा है जो उसका होलसेलर बना हुआ है, और या फिर जो करप्ट पुलिस पदाधिकारी हैं उनके वहां जा रहे हैं। तो लेकिन सरकार का नुकसान हो रहा है, पब्लिक का नुकसान हो रहा है। इस बड़े फंड से उसको तैयार किया जाए, उस रोड मैप को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने साफ कहा है इस फंड का यूज हम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा में करेंगे। तो आपके पास फंड भी हो गया, आपके पास रोड मैप भी तैयार है कि हर प्रखंड में हम नेतरहाट लेवल का विद्यालय, उन्हीं विद्यालयों में से एक विद्यालय को बना लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बस अच्छे प्लान की। और इस सब से ऊपर जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, जिनके ऊपर का सुनने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं सुनने वाला है? क्योंकि जो लोग ईमानदारी से वोट नहीं कर रहे हैं, जब ईमानदारी से वोट नहीं करते हैं तो ईमानदार नेता नहीं चुने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी यह भी कहते हैं कि आप वार्ड से लेकर के लोकसभा तक ईमानदार नेता, अच्छे नेता को चुनिए, अपना प्रतिनिधि बनाइए। अगर जनसुराज भी अच्छा उम्मीदवार नहीं देता तो उसको आप अपना प्रतिनिधि नहीं बनाइए। कहने का मतलब राजनीति को साफ सुथरा जब तक नहीं किया जाएगा, नेता जब तक साफ सुथरा चुन करके नहीं आएंगे तब तक ये संभव नहीं है। और इसके लिए पब्लिक को इतना जिम्मेदारी तो लेना होगा कि वो अपना एक वोट ईमानदारी से कर दे, छोटा छोटा प्रलोभन से ऊपर उठ करके। किसी का भी चुनाव करें लेकिन अच्छा चुनाव करें। बिल्कुल। और लोग मुख्यमंत्री को चुनते हैं, लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं। भाई ये आपका काम नहीं है, आपका काम है अपना डायरेक्ट प्रतिनिधि चुनना। आप अपना विधायक को चुनिए, और विधायक का काम है विधायक दल के नेता को चुनना। क्लियर है, इससे संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन लोग पता नहीं कहां से मिसगाइड एक चरणबद्ध तरीके से हो गए हैं पिछले 25, 30, 40 वर्षों में, कि अब वो मुख्यमंत्री अपना चुनने लगे हैं डायरेक्ट। सीधा कहते हैं कि वो अगर कुत्ता को टिकट देगा तो हम कुत्ता को वोट देंगे। तो भाई जब कुत्ता को हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे
तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? ना शिक्षा का स्तर सुधरेगा, ना स्वास्थ्य का सुधरेगा, ना आपका बेरोजगारी दूर होगी, पलायन खत्म होगा। आज पलायन पर सभी पार्टियां बात कर रही है। जब एक व्यक्ति 3 साल से घूम घूम करके इसको मुद्दा बनाया तो लोगों के समझ में तो आ रहा है। जो आप बोले ना कि जाति से ऊपर उठ करके लोगों के समझ में आ रहा है और लोग उस बात को चर्चा करने लगे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 400 से 1100 रुपया भी नहीं होता वृद्धा पेंशन की बात या विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन। तो ये कहीं न कहीं लोगों को ये बात समझ में आने लगी है, जो प्रशांत किशोर जी गांव-गांव घूम करके पदयात्रा के दौरान हो या अभी बिहार बदलाव सभा के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। शराबबंदी की आपने बात की और उनके तमाम दावे जो शराबबंदी में होते हैं और उसकी आप पोल भी खोल रहे हैं कि होम डिलीवरी भी होती है और वहीं प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो हम 2 मिनट में जो है कि शराबबंदी के कानून को उठाकर फेंक देंगे और आप कह रहे हैं कि उससे हम फंड जनरेट करके उसको शिक्षा में लगाएंगे। क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये तो मानते हैं ना कि शराब से अपराध बढ़ता है और शराब जो है बंद है तो उसको बेहतर तरीके से बंद किया जा सके। देखिए एकदम बेहतर तरीके से अगर बंद हो गया रहता अगर तो बिल्कुल अगर खोलने की बात करते तो मैं भी उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन बंद है नहीं, ये सिर्फ ढकोसला किया जा रहा है। दूसरी ओर आप कहते हैं कि अपराध बढ़ने का बात, अपराध शराबबंदी कानून ला करके जितना अपराध गिराया गया है, मान लीजिए आपका बात मान लीजिए कि अपराध का ग्राफ गिरा है, तो इसमें कहां तक सच्चाई है? क्या अपराध का ग्राफ गिरा है? वो तो जहां शराब चालू है, दिल्ली में शराब चालू है, आपका बगल में आपसे बड़ा राज्य यूपी है सटा हुआ, आप वहां के अपराध का ग्राफ देख लीजिए और यहाँ के अपराध का ग्राफ देख लीजिए। दिल्ली में शराब बिकती है, उसके लिए कानून है, आप खरीदिए दुकान से, रास्ते में नहीं पी सकते हैं, पी के गाड़ी नहीं चला सकते हैं, वो अगर पकड़े गए तो आपको फाइन लगेगा, है कि नहीं? आप लीजिए और जाके घर में पीजिए, एक कानून है, उसको बंधन किया हुआ है, उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। और शराब बंद आप कानून बना करके नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल मैं प्रशांत किशोर जी जो ये बात बोल रहे हैं, इससे मैं पूरा अपने आप को उस बात को समर्थन देता हूं कि कानून से यह संभव नहीं है। यह संभव है सिर्फ और सिर्फ जागरूकता से, लोगों को जागरूक करके ये चीज संभव है कि उसको अगर वो स्वयं छोड़ दे तो हाँ छूट जाएगा, वरना आप कानून नहीं संभव नहीं रोक सकते। अभी प्रत्येक साल आप पूरे बिहार लेवल पर अगर मैं खगड़िया में देख रहा हूं, हर साल एक नया नशा मुक्ति केंद्र खुल रहा है। क्यों भाई? शराब बंद है, नशा बंद है, नशा मुक्ति केंद्र की क्या आवश्यकता पड़ गई? अगर पूरे बिहार में देख लें तो कम से कम 100 नशा मुक्ति केंद्र हर साल खुल रहा है। कहां से खुल रहा है? ये सब बकवास है। बिल्कुल जागरूकता से ये संभव है। और जो एजुकेशन सिस्टम है वो पहले से कहीं ना कहीं अलग कर दिया गया। जो नैतिक शिक्षा है वो नैतिक शिक्षा सिर्फ ढकोसला बन के रह गया है। कहीं ना कहीं शिक्षकों के सिलेबस में बच्चों का जो सिलेबस है सो है, शिक्षकों के सिलेबस में भी नैतिकता का एक चैप्टर होना चाहिए, जो उनके आचरण से बच्चों के अंदर आचरण आए। और बच्चों के सिलेबस में उस एक बुक होना चाहिए जिसके अंदर बहुत सारी कहानियां हो। पहले दादी नानी सुनाती थी, अब तो वो भी मैं देख रहा हूं कि बच्चों को नसीब नहीं है। दादी नानी भी मोबाइल में है, बच्चे भी मोबाइल टीवी में लगे हुए हैं। तो कहीं इसका घोर अभाव है, ये जागरूकता से संभव है। एक और मुद्दा है पलायन, जो कि हर बिहारी के कह सकते हैं कि दर्द है बिहारियों का, कि हमें रोजगार के लिए शहर छोड़ना पड़ता है, अपना राज्य छोड़ना पड़ता है और दूसरी जगह जाकर प्रताड़ित भी होते हैं, गालियां भी सुननी पड़ती हैं। कैसे रोजगार देंगे बिहार में? देखिए, पहला तो जो आप कहे दर्द, ये दर्द अभी 2 साल से ही महसूस हुआ है। 2 साल के पहले सोचते भी नहीं थे लोग कि ये बातें सही है या गलत है। बस सीधा अपना एक छोटा सा झोला उठाए, ट्रेन में बैठ गए कमाए। मतलब ये उनके जहन में भी, लोगों के जहन में भी मुद्दा नहीं था, और ना सरकार के जहन में ये मुद्दा था, ना विपक्ष के जहन में ये मुद्दा था। ये मुद्दा ही बना है पिछले 3 वर्षों में कि पलायन भी कोई एक मुद्दा होता है। ये पिछले 3 वर्ष में नहीं, तो इससे पहले आप उठा के देख लीजिए कहीं भी। और इसका सीधा जो थ्योरी दिया है प्रशांत किशोर ने, मैं उस थ्योरी से पूरा का पूरा
समझिए 100% समर्थन देता हूं कि उनका कहना है कि सबसे पहले पूंजी का पलायन रोकना होगा, कि जब हम पूंजी का पलायन रोकेंगे तो बुद्धि का पलायन रुकेगा। जब मेरे पास पैसा रहेगा तो हमारे यहाँ स्किल जो है, जो स्किल दूसरे जगह जा रहा है काम करने के लिए, वो स्किल भी रुकेगा। उसको पूंजी मिलेगा, स्किल यहाँ काम करेगा। जब स्किल काम करेगा तो फिर पलायन भी रुकेगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में है। सबसे पहले जो उन्होंने कहा है कि बैंकों में जो हम पैसा जमा करते हैं, ये आरबीआई का रूल है कि उसका 70% हमको अपने राज्य में ही जहां का है वहां खर्च करना है। लेकिन एक डेटा जारी किया गया प्रशांत किशोर जी के द्वारा कि मात्र 40% ही पूंजी जो हम अपने यहाँ बिहार में अपना पैसा बैंकों में जमा करते हैं, उसका 40% ही लोन के रूप में वो दे रही है। जबकि देना कितना है? 70% देना है। बाकी पैसा कहाँ जा रहा है? दूसरे राज्यों में जा रहा है। तो सबसे पहले एक कड़े कानून के साथ उन पैसों का इन्वेस्टमेंट लोन के रूप में बिहार के अंदर करना होगा। तो जैसे ही इतना पैसा मार्केट में आएगा तो जो स्किल हमारे यहाँ से दूसरे जगह नौकरी करने के लिए या नौकरी करने के लिए ही जा रहा है, पूंजी नहीं है, नौकरी कर रहा है, तो जैसे ही पूंजी के रूप में लोन के रूप में लोगों के पास जाएगा ये, तो स्किल का व्यवसाय भी कर सकते हैं, स्किल का पलायन रुकेगा। जब स्किल का पलायन, एक स्किल का पलायन रुकेगा तो उसके साथ साथ कई बेरोजगारों का पलायन रुकेगा। तो इस तरीके से पलायन को रोकना बिल्कुल संभव है। मनरेगा एक ढकोसला बन के रह गया है। आप देख लीजिए मनरेगा के अंतर्गत कितना काम होता है, क्योंकि उसका जो कानून बनाया गया है उसको इम्प्लीमेंट करना संभव ही नहीं है। उसको इन्होंने दिया है कि इस मनरेगा को खेती से जोड़ा जाएगा। तो जैसे ही खेती से जोड़ा जाएगा, आप देखिएगा कि पंजाब और हरियाणा वगैरह में जब धान कटने का समय आता है, गेहूं कटने का समय आता है, उस समय भी यहाँ से ट्रेन भर भर के लोग जाते हैं उसका कटनी करने के लिए या फसल तैयार करने के लिए। अगर उसको मनरेगा के तहत यहीं पर रोजगार मिलेगा, कृषि के क्षेत्र में भी, वो पलायन भी रुकेगा। तो इस तरीके के कई प्लान है जिसके तहत पलायन रोकना संभव है, और इसमें भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। बिल्कुल रुकेगा। आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा ही है, और आपकी पत्नी, धर्मपत्नी जो है वो जिला परिषद सदस्य भी हैं 2 बार से। तो उन्होंने क्या क्या काम किए हैं जिला लेवल पे? देखिए, जिला परिषद का काम क्या होता है, पहले तो इसको समझने की जरूरत है। जब इसको समझ जाइएगा तो हमको लगता है कि सबसे ज्यादा की है ये। लेकिन उसको अगर लोग किस रूप में देखते हैं, उसको देखते हैं योजना के रूप में, कि सड़क बनाई कि जिला परिषद ने बनाया कि नहीं, नाला बनाया कि नहीं, भवन बनाया कि नहीं, ये जिला परिषद का काम ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ये मेंबर है, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर का काम होता है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी छोटे बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी समीक्षात्मक बैठक होती है। हर 3 महीने पर सामान्य बैठक रखना है, और उस बैठक में तमाम पदाधिकारी सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं अपने अपने विभाग में। डीईओ, बीईओ का तो खैर प्रखंड में जो पंचायत समिति सदस्य होते हैं उसका बोर्ड जो होता है वो देखता है, लेकिन डीईओ शिक्षा विभाग में सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर किसी जिला परिषद क्षेत्र से में उससे संबंधित कोई समस्या है तो डीईओ उसका जवाब देंगे। बिजली विभाग से समस्या है तो बिजली विभाग के जो एग्जीक्यूटिव है वो जवाब देंगे। बाकी जितना भी विभाग आप देख रहे हैं, तो सारे विभाग के पदाधिकारी वहां होते हैं, और उनको जवाब देना होता है जिला परिषद के सवाल का। कौन सा सवाल? जो अपने क्षेत्र में वो कमियां देखते हैं, उन कमियों को यहाँ रखते हैं और उसका पूछते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये प्रॉपर काम है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का। जवाबदेही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एक मॉनिटरिंग बॉडी होती है जो तमाम विभागों का मॉनिटर करती है कि ये विभाग सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का उस बोर्ड को अधिकार है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मजबूती से प्रियदर्शना जी ने उन चीजों को निभाया है अपने बोर्ड के अंदर। लेकिन अगर उसी को आप योजना के रूप में देखेंगे तो निश्चित रूप से जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ है। उसका मुख्य वजह है कि बोर्ड की राजनीति में क्या है कि जो बहुमत में
अध्यक्ष के साथ लोग होते हैं तो अध्यक्ष अपने बहुमत के अपने हिसाब से उसको योजनाओं का डिलीवर करते हैं कि भाई इस क्षेत्र में ये होगा, इस क्षेत्र में ये होगा, और चूंकि बहुमत है तो बोर्ड से वो पास भी करा सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारे क्षेत्र में कम काम हुआ, क्योंकि पिछले दोनों टर्म से हम लोग विपक्ष में रहे हैं। अच्छा, हाँ, जो बोर्ड है, बोर्ड को बनाने में हम लोग का साथ नहीं रहा है, हम लोग विपक्ष में रहे हैं। तो तुलनात्मक जो सत्ता में है और विपक्ष में है, तुलनात्मक कम काम हुआ, योजनागत काम। लेकिन डिपार्टमेंटल वर्क अगर देखा जाए, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे बिजली विभाग का मामला हो, आप मेरे क्षेत्र में जाके उसकी समीक्षा कर सकते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग पंक्चुअलिटी के साथ उस काम का निर्वहन करते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के खगड़िया के स्थानीय मुद्दों की, और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनकी बात करते हैं। किस तरीके से काम किया उन्होंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में, और आप कितने संतुष्ट हैं उनके कामों से? जिस प्रकार से मैंने जिला परिषद का रोल बताया, जिला परिषद सदस्य का, कि वो एक बोर्ड का मेंबर होती है, उसी प्रकार से विधायक क्या होते हैं, विधानसभा का एक मेंबर होते हैं। और उनका सबसे पहला दायित्व क्या है? पहला दायित्व ये है कि जो अधिकारी के रूप में हो, या बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए हो, या कोई कानून बनाने के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बेहतर कानून कौन सा हो सकता है, इसके लिए उनकी जिम्मेदारी होती है। इस मामले में मेरे समझ से वो पूरी तरह से फ्लॉप है। ना ही इन्होंने स्थानीय स्तर पर जो पदाधिकारी का दबंगई कहिए, लूट खसोट कहिए, ना ही कभी एक बार भी उसके खिलाफ इन्होंने आवाज नहीं उठाया कि भाई हमारे यहाँ म्यूटेशन के नाम पर हो, सर्वे के नाम पर हो, आवास योजना के नाम पर हो, या कोई जो मृतक होते हैं उनको लाभ दिलाने की बात हो, बाढ़ के क्षेत्र का बात हो। इसके लिए मजबूती से आवाज उठाने में ये पूरी तरह से विफल रहे हैं। बात जहां तक रहा कि उनका अपना निजी फंड का, विधायक फंड का यूज अगर उनके जगह पर कोई किसी किरानी को भी अगर बैठा दिया जाए तो वो भी योजना को बांट देगा। भाई आपको कितना क्या चाहिए, तो ये 15 लाख करोड़ चाहिए, जय साहब जाइए नाप लीजिए कितना का एक एस्टिमेट बना दीजिए, करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन यहाँ जो नंगा नृत्य हो रहा है पिछले कई वर्षों से, पदाधिकारियों का, कर्मचारियों का, पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे लोगों का, तो इसमें बहुत कमियां हैं। इसके लिए मजबूती से इन्होंने आवाज नहीं उठाया है, जो एक विधायक का दायित्व होता है। या तो उसके लिए नया कानून बनाने का प्रस्ताव के रूप में हो, या कोई बेलगाम पदाधिकारी है तो उसको नकेल कसने के लिए सदन में बात उठा करके हो, या संबंधित मंत्रालय के मंत्री महोदय से, सचिव महोदय से बात करके उस पदाधिकारी के ऊपर नकेल कसने की बात हो। वो पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। उसका इनका नाकामी भी है, और इसके साथ साथ हम उसको सरकार से भी जोड़ेंगे कि सरकार में बैठे हुए जो सचिव हैं, जो इनके इमीडिएट अफसर होते हैं, सबसे टॉप अफसर होते हैं, इन्होंने भी उन लोग भी लगता है कि सीधा उगाही एजेंट रखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ से आप जनता से तहसील करके हर महीने संबंधित मंत्रालय को पहुंचा दीजिए, उसके बाद आप अपना लूट करते रहिए। क्योंकि जब आप देखिएगा उसके खिलाफ कहीं आप कंप्लेन करते हैं तो प्रॉपर कार्रवाई जो होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, किसी स्तर पर नहीं होती है। तो ये पूरी तरह से विफल रहे हैं, और इसमें विपक्ष के नाते भी कहिए या स्थानीय विधायक के नाते भी जिस तरीके से इनको मजबूती से आवाज उठाना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं उठा पाया। तो जैसा कि हमने बात किया है कि यहाँ पर स्थानीय मुद्दे, और अभी आपने बताया कि स्थानीय जो विधायक हैं उन्होंने किस तरीके से अपना काम किया। स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे कि जो अभी भी होने बाकी है, जो नहीं हुए और होने बाकी हैं, और जो होने जरूरी है, ऐसे क्या मुद्दे हैं? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 2-3 चीजें हैं, उन्हीं विधायक जी में ही थोड़ा सा और हम जोड़ देते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। हम लगातार शिक्षा की बात करते हैं, तो अपने किसी भी क्षेत्र का जो विधानसभा क्षेत्र में जितने भी हाई स्कूल्स होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं विधायक जी। और अभी खगड़िया में जब आप देखेंगे कि हाई स्कूल का ये दुर्दशा है जिसका आपके सोच से बाहर लगेगा। और यही नहीं, हम चूंकि यहाँ हैं तो यहाँ की बात करते हैं, लेकिन आप भी जहाँ हैं या पूरे बिहार की स्थिति देखिएगा तो कमोबेश यही है
तो विधायक जी का या तो वो मनसा नहीं है, या इच्छा शक्ति नहीं है, या फिर वहां उनको आमदनी नहीं दिखती होगी। बहुत सारे स्कूलों का अपना फंड भी होता है और विधायक जी का भी अपना फंड होता है। दोनों को मिला करके कम से कम टारगेट लेना चाहिए कि हमको अपने क्षेत्र का कम से कम इतना विद्यालय को ऐसा बना देना है जो कि बच्चों के लिए बेस्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी और वहां का विधि व्यवस्था के मामले में भी, क्योंकि आप अध्यक्ष होते हैं पदेन उसके, इस मामले में भी वो पीछे रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको कि सुधारना जरूरी है, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ का कोसी कॉलेज है, महिला कॉलेज है। तो महिला कॉलेज तो मेरे दादाजी हैं उसके संस्थापक भी थे, जो खगड़िया जिला का एकमात्र महिला कॉलेज है। दूसरी ओर कोसी कॉलेज की अगर हम बात करें तो आज़ादी के पहले का यह ऐसा महाविद्यालय है जो पूरे 4-5 जिलों में एक इसका अपना स्थान हुआ करता था, जो आज हाशिए पर चला गया है। इससे बाद में खुला हुआ मधेपुरा का, यहाँ तारापुर का, भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी में इसके बहुत सारे बाद में खुले हुए छोटे छोटे कॉलेजों की जो स्थिति है, व्यवस्था है, वो निश्चित रूप से इससे बहुत अच्छी है। लेकिन कोसी कॉलेज खगड़िया में ऐसा कॉलेज है, इतना पुराना कॉलेज होने के बावजूद भी आज भी यहाँ पर बच्चे एक तरह से ललायित हैं कि सभी विषयों में एमए की पढ़ाई शुरू हो, यहाँ पर बड़ा लैब है, बड़ा पुस्तकालय हो, एक छोटा सा स्टेडियम हो। ये जो एक कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और जो व्यवस्था होती है उसका घोर अभाव है। इसको सुधारना एक प्राथमिकता होनी चाहिए जनप्रतिनिधि की। इसके अलावे आप देखिएगा कि इस विधानसभा में 5-6 पंचायत ऐसे हैं, रहीमपुर हमारा 3 पंचायत है, मारर उत्तर 1 पंचायत है, ऐसा ठाठा है जो हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है। उसको यथासंभव कुछ एरिया को रिंग बांध से सेफ किया जा सकता है, एक रास्ता भी हो जाएगा। उसके लिए बहुत अलग से करने की जरूरत नहीं है, मनरेगा को ही रेगुलेट कर दिया जाए या अलग से उसका फंडिंग। विधायक का जो विशेष प्रयास होना, जो जिसकी मैं चर्चा किया था कि विशेष प्रयास में ये सब चीजें आती है जिसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। पिछले मैं कम से कम अपने होश में तो 25 साल से देख रहा हूं, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। कुछ पंचायत ऐसे हैं जिसका कनेक्टिविटी भी मुख्यालय से नहीं है, जबकि मुख्यालय से मात्र 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। आज जब भी बारिश हो जाए, वहां के लोग बीमार पड़ जाए, अभी बाढ़ आ गया है, वहां के लोग बीमार पड़ जाए तो सीरियस होने पर संभव है कि रास्ते में ही उनका दम टूट जाए। मतलब कोई जाने की कोई संसाधन नहीं है। बाढ़ आएगा तो उसके लिए प्रॉपर जो नाव की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो कुल मिला करके उसका कनेक्टिविटी, सभी पंचायतों का कनेक्शन हेडक्वार्टर से, ये बड़ा मुद्दा है जिसका समाधान होना चाहिए। हायर एजुकेशन की जो दुर्दशा है उसको सुधारना एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें कि कोसी कॉलेज प्रमुखता से लिया जा सकता है। कॉलेजेस की भी कमी है, सभी +2 स्कूल प्रमुखता से लिया जा सकता है। किसका? कॉलेजेस की भी कमी है यहाँ पे। हाँ, करीब जिस हिसाब से +2 स्कूल अब हो गया है, तो वहां से जो +2 करके बच्चे निकलते हैं उसके लिए होना चाहिए कम से कम 1-2 महाविद्यालय और होना चाहिए। उसकी कमी है, लेकिन हम उस कमी को दूर करने की बात करने से पहले जो हमारे पास है उसको दुरुस्त करने की हम बात करेंगे, है कि नहीं? उसको दुरुस्त करके फिर अलग से भी होना चाहिए। और उसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसका कि इमीडिएट सुधार होना चाहिए, जिसमें कि करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार सृजन हमारे यहाँ मान लीजिए कि 2 चीज का एक हब रहा है ये पूर्व से, एक मक्का उत्पादन का और मछली उत्पादन का। इसके अलावे 2 चीज और है, केला उत्पादन और दूध। यहाँ बहुतायत में होता है, यहाँ से दूध जाकर के बरौनी डेयरी डेवलप होके पूरे बिहार में फेमस है। लेकिन जिसका सबसे बड़ा सप्लायर दूध का खगड़िया है, खगड़िया में उसके लिए अभी तक कुछ नहीं है। इधर सुनने में आया है कि कुछ इसके लिए एक प्लांट लगाया जा रहा है। ये प्लांट होना चाहिए, मक्का आधारित प्लांट होना चाहिए, केला आधारित प्लांट होना चाहिए। और मछली पालन को, चूंकि नदियों का यहाँ भरमार है, उसको किसी तरह से एक प्लान करके सेव करके या उसी से नाला निकाल करके छोटे छोटे स्तर पर अगर तालाब बनाया जाए, वहां पर मछली पालन किया जाए, तो यहाँ रोजगार का भी सृजन होगा और जो हमारी जो कृषि योग्य भूमि है उसका जो अभाव है, तो उसको हम इस रूप में
कृषि का ही एक पार्ट मछली पालन भी है, तो उसको हम इस रूप में उसका हम उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से ये सब मुद्दा है जिस पर काम करना चाहिए सरकार से मिलकर के स्थानीय विधायक को। ये विधायक के स्तर का नहीं है, लेकिन सरकार के पास सदन के अंदर मजबूती आवाज से बात उठाकर रख करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। एक हमने जब फील्ड में देखा तो हमें पता चला कि यहाँ का जो सदर अस्पताल है खगड़िया का, वहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब सुविधाएं तो हैं लेकिन लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। बिल्कुल। और वहीं पर एक बात और पता चली कि आईसीयू वार्ड जो जिसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, वहां पर कुछ चोरी जैसी भी बातें निकल कर आई। क्या इसमें सच्चाई है? सदर अस्पताल एक रेफरल अस्पताल बन के रह गया है यहाँ, जिसके लिए हम लोग लगभग 20 साल से, जब ये नया बिल्डिंग नहीं बना था, पुराने बिल्डिंग में अस्पताल चल रहा था, उस समय भी हम लोग व्यवस्था के सुधार के लिए कई बार आंदोलन भी किया, अनशन भी किया, मजबूती से बात को मीडिया के माध्यम से सरकार तक भी पहुंचाने का प्रयास किया। उसके बाद ये नया बिल्डिंग बना, 100 शैय्या अस्पताल बना, इसमें बहुत सारे चीज जोड़े गए इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। कोविड वार्ड बना, आपका आईसीयू का बहुत सारा बेड लगा, वेंटिलेटर का बेड लगा, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसका मूल वजह है टेक्नीशियन यहाँ दिया ही नहीं गया। सामान तो दिया गया लेकिन उसका टेक्नीशियन नहीं दिया गया। डॉक्टर्स की भी कमी है। हाँ, डॉक्टर्स की कमी है, और डॉक्टर्स हैं भी तो उनको उनके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए उसका भी कमी है। तो जिसका डॉक्टर है उसका इंस्ट्रूमेंट नहीं है, किसी का इंस्ट्रूमेंट है तो उसका टेक्नीशियन डॉक्टर नहीं है, इसलिए लोगों को प्रॉपर उसकी सुविधा नहीं मिल पाती है। जहां तक चोरी का बात है, कोई भी चीज जब लंबे समय से बंद रहेगा, वहां कोई स्टाफ नहीं जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से चोरी हुई है। और जो बचा हुआ भी है तो उसका भी समझिए कि वो यूजलेस हो जाएगा कुछ दिन में, या हो भी गया होगा बहुत चीज, क्योंकि यूज नहीं होता है तो हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो ये इसका कमी है, इसमें सुधार की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत है भ्रष्टाचार नहीं है, इसके पीछे भ्रष्टाचार क्या कहिएगा, हमको लगता है कि उपेक्षा का शिकार है ये। अच्छा। इसको इस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर टेक्नीशियन की बहाली होनी चाहिए, वो नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ से बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसका डिग्री भी दिया जाता है, एनएम, जीएनएम, और मेल का भी बहुत सारा कोर्स होता है जो कराया जाता है। जांच का भी बहुत सारा कोर्स होता है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह का। तो ये सारा सिर्फ यहाँ डिग्री दिया जा रहा है। जो प्रॉपर उसका टीचर होना चाहिए, प्रॉपर क्लास होना चाहिए। ये लोग यहाँ से जो पास आउट होके निकलेंगे, पता नहीं उससे कितना मरीज का फायदा होना है। हमको तो लग रहा है कि ये सब एक दिखावा बन के रह गया है। रेफरल अस्पताल है ये, यहाँ आएगा थोड़ी भी गंभीर बीमारी के साथ कोई पहुंचा पेशेंट तो उसको सीधा रेफर कर दिया जाता है। तो इसका बहुत सुधार की जरूरत है सदर अस्पताल में। एक भ्रष्टाचार का भी हमें पता चला, जिसका आपने उजागर भी किया और उसको आपने टर्मिनेट भी करवा दिया। जेई एक इंजीनियर थे, जूनियर इंजीनियर, और शायद उनकी डिग्री शायद फर्जी थी, जिसको आपने टर्मिनेट करवाया था। क्या इसके पीछे कारण था? देखिए, उस पर तो हम लोग का ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन जो उसका काम करने का तरीका था, लूट खसोट का एकदम चरम पर पहुंचाए हुए था। और हम लोग एक वायदा करके आए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर बनाएंगे। तो उसका एक समझिए भ्रष्टाचार पर वार कहा जा सकता है कि जिस तरह से वो पहले से लूट खसोट, पहले के का जो बोर्ड था उसमें उसको सह मिला हुआ था, वो लूट खसोट करे, बंदर बांट करे, उसमें उसकी सहमति थी। लेकिन जब हम लोग आए, हम लोग प्रयास किए कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं दिखा। तो और पहले से उसके ऊपर कंप्लेन भी था, तो पहले जब कंप्लेन उस पर आता था तो कोई बोर्ड उस पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन हम लोग जब उसके तह में गए तो पता चला कि इसके खिलाफ बहुत सारे कंप्लेन है, और हम लोग के टाइम में भी, अभी वर्तमान कार्यकाल में भी बहुत सारा कंप्लेन जब उसके खिलाफ आया, जांच कराई गई तो सही पाया गया कि वो बिल्कुल फर्जी बहाली थी उसकी, जो 10 साल से वो गलत तरीके से काम कर रहा था, बिल्कुल अनट्रेंड, जिसके वजह से बहुत सारा काम खराब भी हुआ और लूट खसोट मचाए हुए था सो अलग। हम लोग जो लोगों से वायदा करके आए थे,
कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर बनाएंगे, उसको उसमें 2 कदम आगे बढ़ने का काम किए, इसको बर्खास्त करके, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं, डायरेक्ट बोर्ड को पावर नहीं होता है कि उसको हम बर्खास्त कर सकें, ये कर सकें। इसका तो संजोग से फर्जी डिग्री पकड़ा गया और बोर्ड से ही बहाल था ये। जब बोर्ड इसका बहाली किया था इसलिए बोर्ड इसको बर्खास्त भी कर पाया, लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसमें कहीं न कहीं सरकार का जो है पूरे सरकारी तंत्र ही चौक कर गया है, जिसके चलते हम लोग को भी परेशानी हो रही है। और हम लोग से जो हो पाया भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, उस पर हमने पूरा का पूरा काम किया और जो भी भ्रष्ट हैं उसके खिलाफ हम लोग का अभियान जारी है। अच्छी बात है, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए काम करते हैं। आप कर रहे हैं और ऐसे लोग निकलकर भी सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने बताया था कि स्पोर्ट्स में आपकी रुचि थी और स्पोर्ट्स में भी आपने बहुत योगदान दिया, आपने बहुत सारे इवेंट्स भी करवाए। हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या आपने उस फील्ड में किया है। मैं बचपन से ही पढ़ाई से ज्यादा मुझे खेल में मजा आता था। वो तो आपने बताया। और स्थानीय स्तर पर कोई भी ऐसा खेल नहीं है, चाहे शतरंज हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे छोटा छोटा जो गांव घर का खेल होता है, सारे खेलों में आज भी अगर मैं खेलूं तो आपको लगेगा कि ये अनाड़ी नहीं है, खेला हुआ है। लेकिन मेरा मेन 2-3 इवेंट था अपने करियर में, वो था एथलेटिक्स, जिसमें खगड़िया जिला का मैंने कई बार प्रतिनिधित्व किया, और वॉलीबॉल जिसमें यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज खेला। खेल में रुचि रहने के कारण मैं जब खेल छोड़ भी दिया तो जो कमी मुझे महसूस हुई अपने खेलने के क्रम में, उन कमियों को मैंने दूर करने का प्रयास किया, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो, चाहे प्रॉपर ट्रेनिंग के रूप में हो, चाहे एक अवेयर करने का काम करना हो। तो इस सब क्षेत्र में हम लोग ग्रुप बना करके, टीम बना करके काम करना शुरू किए 2008 से। अच्छा। जब करीब करीब हम खेल से अलग होने लगे, करियर का जो खेल था उसको छोड़ करके मनोरंजन के लिए या स्वास्थ्य के लिए खेलने के स्थिति में आए, तब न्यू जनरेशन को जो हमें कमी महसूस हो रही थी वो कमी नहीं हो, इस पर हमने काम करना शुरू किया। तो देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का घोर अभाव है। 2013 में हमने लगभग मैं और प्रदुमन भैया है लगभग 10-12 दिनों का अनशन किया था। अच्छा। 2013 में इसमें हमारी मांग थी कि खगड़िया जिले के उस समय 129 पंचायत हुआ करता था, 129 पंचायत में स्टेडियम हो। 2013 में हमने मांग किया था और करीब 12-13 दिनों तक अनशन किया था। उसमें डीएम साहब से समझौता भी हुई। इस तरह का स्पोर्ट्स का के फील्ड में जो हम लोग काम किए, उसका ये नतीजा निकला कि खगड़िया जैसे छोटे शहर से कम से कम 100 बच्चों ने नेशनल खेला। अच्छा। हाँ, उसके अलावा 2 बच्चे हमारे क्लब से इंटरनेशनल खेले, एक रग्बी से और एक कबड्डी से, प्रो कबड्डी में। और एक माहौल बना जिसके चलते बाकी सब खेल भी, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स भी, उसमें भी ग्रोथ हुआ। तो इस प्रकार से खेल के क्षेत्र में हम लोग मजबूती से काम किए और अभी अगर कहीं मौका लगता है उसको प्रमोट करने का किसी रूप में, तो हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि सरकार स्तर से हो या पब्लिक के स्तर से हो, बच्चों को वो सपोर्ट मिलना चाहिए और गार्जियन के अंदर जो एक जागरूकता होनी चाहिए। मेरा खुद का लड़का डीएवी में पढ़ता है, उसको अभी चेस के लिए प्रॉपर कोच दिए हुए हैं अलग से। जितना उसका पढ़ाई में खर्च हो रहा है उतना ही खेल में भी हो रहा है। नतीजा क्या है कि पूरे ऑल इंडिया डीएवी में वो गोल्ड मेडलिस्ट अभी हुआ है दिल्ली में चेस में। अच्छा। हाँ, तो इस तरीके से प्रत्येक गार्जियन को पढ़ाई के साथ साथ एक इवेंट कुछ भी, जैसे मेरा छोटा लड़का है उसको थोड़ा सा संगीत में इंटरेस्ट देखे, संगीत का क्लास ज्वाइन करा दिए। तो ये जागरूकता भी जरूरी है लोगों में कि भाई पढ़ाई ठीक है, लेकिन हर बच्चा एक कुछ अलग गुण लेकर के भी पैदा होता है। तो पढ़ाई में अगर कमजोर है, जरूरी नहीं है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ ऐसा फील्ड में आगे बढ़ जाएगा जो कि लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वो किसी और फील्ड में क्रिएटिव हो। अपनी वो मैथिली ठाकुर जो है मधुबनी वाली, वो पूरे विश्व स्तर पर इतने कम उम्र में वो ख्याति प्राप्त की है। तो इस क्षेत्र में भी लोगों को सोचना चाहिए, काम करना चाहिए
जो मैं लगभग 18-20 वर्षों से कर रहा हूँ अन्य बच्चों के लिए, और उससे पहले अपने लिए खेला हूँ लंबे समय तक। तो उसका लाभ, महसूस हुई होगी कमी वो कि हाँ। एक्सपीरियंस अभी काम आ रहा है। और जो कमी महसूस हुई वो बच्चों को हम लोग यथासंभव, लॉट में तो नहीं किया जा सकता है, हाँ। लेकिन यथासंभव उसको हम लोग पूरा करने का काम करते चलिए, हैं। अच्छी प्रयास है ये, और ये आगे भी कंटिन्यू करते रहें आप। आपका विवादों से बड़ा पुराना नाता है। हमें तो ये भी पता चला कि आपके दादाजी भी जेल जा चुके हैं। स्वतंत्रता सेनानी थे वो, और स्वतंत्रता संग्राम में भी उनको जेल जाना पड़ा, फिर इमरजेंसी में जाना पड़ा, आपके पिताजी को भी जाना पड़ा, और आपके जो विवाद का जो फलसफा है वो आपका भी पीछा नहीं छोड़ रही। बहुत सारे केसेस आपके नाम पर है। देखिए, जब आप संवेदनशील रहिएगा, हाँ, अगर संवेदना मर जाएगी तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप संवेदनशील हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी घटित होती है समाज में कि आपके पास दो विकल्प होते हैं। या तो वहां से मुख मोड़ करके निकल जाइए चुपचाप, तो कोई विवाद नहीं है आपके लिए। लेकिन जैसे ही आपकी संवेदना जगेगी, नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत जैसे ही आपके मुंह से निकलेगा तो वो किसी न किसी को हर्ट करता है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि किसी के द्वारा वो गलत किया गया है जिससे वो पीड़ित है। बार बार वो बहुत बार होता है कि कार्यालय का चक्कर लगा के थक गया और आपके बीच आकर के रो रहा है, तो आपकी संवेदना जग जाए। बहुत बार आपको होगा, जैसे मैं किसी संगठन को लीड कर रहा हूँ, खेल के क्षेत्र में भी कई संगठन को लीड करता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षक संगठन को लीड करता हूँ लंबे समय से। तो वहां पर जहां भी लोग लगेगा कि किसी का दमन हो रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, जिसका आप नेतृत्व कर रहे हैं। तो जैसे ही आप उसके खिलाफ आवाज उठाइएगा तो ये इस परेशानी के लिए आप तैयार रहिए कि आप लाठी भी खा सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं। और इसी का नतीजा है कि मेरे ऊपर करीब करीब 20-22 मुकदमे हुए, जिसमें कि कुछ बड़ा मुकदमा हुआ पटना में। जब पहली बार आंदोलन कर रहा था तो वहां पर हम कई साथियों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ और FIR भी हुआ, हम पर भी हुआ। 2015 में भी हम लोग वहां धरना प्रदर्शन आंदोलन किए, सरकार नहीं मानी, बढ़ते गए और अंत में अरेस्ट होकर के फिर वहां हुआ। खगड़िया में कई आंदोलन ऐसे हुए जिसमें कि आर पार की लड़ाई हुई, जो नागवार गुजरा यहाँ के पदाधिकारियों को केस कर दिया गया। और एक बड़ा घटना जिसमें कि बिल्कुल हम लोग 27 सितंबर 2012 एक विश्व फेम एक खबर बनी इस घटना का, जिसमें कि शिक्षकों का कोई दोष नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकार यात्रा के दौरान खगड़िया आए, हम लोग अपना मांग पत्र के लिए खड़े हुए थे कि वो आएंगे तो मांग पत्र देंगे। और उस समय के जो तत्कालीन विधायक थे, चेयरमैन थे जिला परिषद के, ये लोग मिल करके शिक्षकों को ही पीटना शुरू कर दिया। अच्छा। उपद्रव हुआ। चूंकि ये यही बगल में ही एक मैदान है बाजार समिति का, यहाँ पर हुआ और लोग काफी उग्र हो गए शिक्षकों के फेवर में। मुख्यमंत्री जी को रूट बदल के यहाँ से भागना पड़ा था। बिल्कुल, तो उसमें भी केस हुआ, जेल में रहना पड़ा। बड़ा घटना एक हुआ वही कोरोना काल में, जो बोले कि शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया, तो हजारों बच्चों के साथ हम लोगों ने उसको खुलवाने का प्रयास किया। उसमें उसका कोविड कानून का उल्लंघन का केस करके, सरकारी कार्य में बाधा का केस करके फिर हम लोग को जेल में डाल दिया गया। तो ऐसे कई मामले आए हैं। कभी कभी जो स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक दमनात्मक रवैया होता है उसके खिलाफ हम लोग, जैसे 2022 में एक दुर्गा पूजा विसर्जन का मामला था, सरकार ने कहा था कि बहता पानी से हट करके एक अलग जगह व्यवस्था की जाए जहां प्रतिमा विसर्जन होगा। लोगों को कह दिया गया कि उस कूड़ा में जाके विसर्जन कर दीजिए, कचरा वाले पानी में। लोगों ने जब उसको अपोज किया तो उसको पिटाई करके जेल में बंद किया गया। उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन किए, उसमें भी केस हुआ। तो इस तरह का कई मुकदमा। अभी देखिए, एक समय था जब कोई एक्सीडेंटल डेथ होता था तो हाथों हाथ उसको 4 लाख रुपए का चेक मिल जाता था दाह संस्कार से पहले। जब कोई गरीब लोग मरते थे, उनके दाह संस्कार के लिए जो कबीर अंत्येष्टि की राशि 3000 रुपए होती है, वो हाथों हाथ मिल जाता था।
आज 3-3 साल तक चक्कर लगा रहे हैं लोग, सारा पेपर जमा किए हुए 3-3 साल हो गया, और किसी न किसी बहाने उसको टाला जाता है कि फंड नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, और अंत में जब कोई बहाना नहीं बचता है तो भी टाला जाता है और लास्ट पर से भी पैसा उठाने का काम किया जाता है। जब 10,000, 20,000, 25,000 उसमें से उसको दे दिया जाएगा तो वो काम हो जाएगा। तो ये जब स्थिति होती है तो वहां पर आपका मन विचलित हो जाता है। किसी का घर का लोग डेथ कर गया, किसी के घर का कोई डेथ किया और उसका दाह संस्कार के लिए उसके पास राशि नहीं है, और ऐसे में अगर वो ऑफिस का चक्कर लगाते रहे तो कोई भी संवेदनशील व्यक्ति जो है उसको वो रुक नहीं सकता है, वो बोलेगा ही। और जैसे ही बोलेगा तो आज के सरकार में बोलने पर साफ पाबंदी है, आप बोल नहीं सकते हैं सरकार के खिलाफ। बोलिएगा तो आप मुकदमा के लिए तैयार रहिए, चुप कराने की कोशिश हाँ बिल्कुल। की जाती है। मेरे ऊपर अगर 20-22 मुकदमा होगा तो 17-18 मुकदमा में धारा 353 होगा। अच्छा, यहाँ तक कि पिछले साल हम लोग को राजनीतिक गुंडा का ये करके, जैसे टैग लगा सिंघम दिया फिल्म में गया। देते थे, देखे थे कि गुंडा पंजी में उसको दस्तखत करने के लिए बुलाया जाता था दूसरे थाने में, तो मुझे भी हर महीने यहाँ थाने में बुलाया जाता है कि गुंडा का पंजी में नाम दर्ज कर दिया गया, टैग लगा दिया गया। टैग लगा दिया, जिला बदर भी कई बार करने का आदेश दिया गया। तो ये स्थिति है, क्यों? क्योंकि आप किसी भी उसके गलत के खिलाफ बोलिए नहीं, बोलिएगा तो आप इसके लिए तैयार रहिए। उसी का ये खामियाजा है कि आज तक हम लोगों के ऊपर मुकदमा होते रहता है, और कुछ न कुछ खगड़िया की राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि लोग जो है आपको पॉपुलर होता देख नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि वो घर में एसी रूम में बैठ करके चाहते हैं कि हम यहाँ का नेता बने रहें, किसी पार्टी का अध्यक्ष बन करके हम यहाँ का नेता बने रहें। भाई किसी पार्टी का आप अध्यक्ष हैं तो पब्लिक का अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं। पब्लिक का अध्यक्ष होने के लिए पब्लिक से कनेक्ट होना पड़ेगा, एसी रूम से बाहर आना पड़ेगा। तो जब मेरे जैसा लोग दिन रात काम करता है, लोग पसंद करना शुरू करते हैं तो बहुतों के पेट में दर्द करते हैं। तो जो इतिहास नहीं रच सकते हैं वो साजिश रचते हैं, ठीक है। वो साजिश रच करके कोई घटना अगर हुई, किसी की हुई, तो उसमें किसी न किसी रूप में मनीष का नाम होना चाहिए, ऐसा साजिश रचते हैं, और उसमें थोड़ा परेशानी झेलना पड़ता है। तो आपने बताया कि 20-22 केसेस आप पे हैं, तो कितनों में क्लीन चिट मिल चुकी है आपको? हमको लगता है कि 5-6 केस में मिल चुकी है। अच्छा, और करीब करीब बहुत सारा केस है जो वो ऐसा ही मतलब लगाया गया होना ही है, होना ही है, क्योंकि सिर्फ दमनात्मक वो कार्रवाई की गई है, वहां कोई हम लोग की गलती नहीं है। हम लोग को जो संविधान में अधिकार दिया गया है, अपनी बात को संवैधानिक तरीके से हम कहीं भी रख सकते हैं। हम किसी भी अपने खिलाफ अपने ऊपर अत्याचार के खिलाफ हम कहीं भी शांतिपूर्ण आंदोलन, धरना, प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसको अगर ऐसा किए और मीडिया में लगता है कि उसकी बदनामी होने लगी पदाधिकारी की, तो उस समय हम पर वो मुकदमा करेगा तो वो कितना दिन चलेगा? चलता है, समय के साथ वो खत्म हो जाता है। शुरुआत में कभी ऐसा डर लगा कि आंदोलन कर रहे हैं फिर मुकदमे हो गए? कभी नहीं लगा। मुकदमा तो 2005 से ही हो रहा है, लेकिन पहली बार जब 2012 में जब पहली बार जेल गए, वही 27 सितंबर वाले मुख्यमंत्री वाले घटना में, तो उस समय बहुत सारे शिक्षक डर करके खगड़िया से बाहर चले गए थे। सारे शिक्षक, अगर आप उस समय ये स्थिति बना दी गई थी, कर्फ्यू का स्थिति था, इस एक सप्ताह तक पूरे खगड़िया हेडक्वार्टर में कर्फ्यू रहा था, लागू रहा था। उस समय अगर किसी टीचर को कह देते सार्वजनिक जगह पर कि आप शिक्षक हैं, तो इशारे में कहता कि भाई शिक्षक मत बोलिए। उतने डरे हुए थे लोग, खगड़िया छोड़ के भाग गए थे। और उस समय भी मैं सीना तान करके जेल के अंदर गया था। अभी भी गिरफ्तारी से डर नहीं लगती, क्योंकि मन में एक बात हमेशा रहता है, मैं गलत नहीं कर रहा हूं, और कहीं न कहीं पदाधिकारी ही गलत है जिसके खिलाफ मैं बोल रहा हूं। एक गलत के खिलाफ मैं बोल रहा हूं, इसलिए डरने का कभी मन में डर आता ही नहीं है। राजनीति में अक्सर आरोप तो लगते ही रहते हैं, ऐसे में आपके ऊपर भी कभी कभी जाति को लेकर भी आपके ऊपर आरोप लगते हैं, उसको कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल इसको हल्के में लेते हैं, इसलिए कि
विरोधी के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचता है तो जाति और धर्म का सहारा लेते हैं, और वो वैसे लोग ज़्यादा लेते हैं जो बिल्कुल फील्ड में पब्लिक के बीच कोई काम नहीं करते हैं, तो वैसे लोग जाति का सहारा ज़्यादा लेते हैं। मैं तो किसी भी जाति में मेरे साथ चलिए, वहाँ आपको लगेगा, महसूस होगा, या उन लोगों से बात करके आपको लगेगा कि मनीष सिंह उसी के जाति का है। यादवों के बीच जाइए तो लगेगा मनीष यादव है, कहीं सहनी के बीच जाइए तो लगेगा मनीष सहनी है। तो आपको उस तरीके से लगेगा कि यहाँ पर मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, उसका एक अलग जाति ही है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हम लोग उनको नोटिस भी नहीं लेते हैं, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। हाँ, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। विकास की राजनीति को आप आगे रखते हैं। बिल्कुल, हम लोग एकदम जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, मतलब समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे वो मेरे आदर्श हैं। युवाओं की बात करते हैं। युवाओं आजकल राजनीति में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और युवा राजनीति में भी आना चाहते हैं। ऐसे में उनके लिए क्या आगे उनके लिए हो सकता है? क्या उन चीज़ों पे ध्यान में रखना चाहिए? राजनीति में आने के बाद बहुत चीज़ें होती हैं। क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अभी का जो वर्तमान राजनीति है, राजनीति से दो चीज बिल्कुल आपको नदारत मिलेगा, गायब हो गया है। पहला, सेवा भाव। जो पुराने नेताओं में एक सेवा भाव होता था, वो गायब हो गया है। दूसरा, नैतिकता गायब हो गया है। तो मैं जो अभी महसूस कर रहा हूँ कि इन दोनों के गायब होने से बिल्कुल लगता ही नहीं है कि नेता है। नेता का घोर अभाव है। कुर्ता वाले कुछ दलाल बच गए हैं, कुछ जातिवादी बच गए हैं, लेकिन नेता जो एक होता है, कैरेक्टर होता है, उसका घोर अभाव है। नए युवाओं को बिल्कुल आना चाहिए राजनीति में, और इन दोनों हथियारों के साथ आना चाहिए, सेवा भाव और नैतिकता। फिर शिक्षा, ईमानदारी, ये सब तो है ही। पहले खूब अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें, ईमानदार बने, अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बने, और ये दोनों जो हथियार है, नैतिकता और सेवा भाव, इसको साथ लेकर के चले तो निश्चित रूप से वैसे नेताओं का, वैसे युवाओं का बिल्कुल वार्म वेलकम है, स्वागत है, और ऐसे लोगों का अभाव भी है। वो आकर के इसको फुलफिल करेंगे, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आना चाहिए नए युवाओं को। राजनीति में बहुत बार जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारी योजनाओं की बात होती है, विशेष राज्य का दर्जा की बहुत बात होती है बिहार में, और तकरीबन हर सरकार या हर पार्टी जो है इसकी बात करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद भूल जाती है। नीतीश सरकार ने भी बहुत बात की इसकी, लेकिन सत्ता में कई दिनों से हैं, वो कई सालों से हैं, लेकिन इस बात पे अब चर्चा नहीं होती है। इसको आप कैसे देखते हैं? इसीलिए कहा गया है कि लोगों को, जो वोटर्स हैं, उनमें शिथिलता नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल जो भी नेता वायदा करके आए हैं वो नहीं किए। उनका रेशियो होता है कि अगर 5 साल में 5 साल रहे और जितना वायदा किए थे उसका अगर 60% 70% भी कर दिए तो एक विश्वास भरोसा किया करके अगला चांस दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बदलना चाहिए। समय समय पर 5 साल या मैक्सिमम 10 साल में एक बार बदलना चाहिए। नेताओं के अंदर भय भी रहता है और वो चार्ज भी रहते हैं। बिल्कुल बहुत सारे वायदे नीतीश कुमार जी ने किए। पहले ही कार्यकाल में वायदा किए थे कि 50 लाख बेघर और भूमिहीन लोगों को 3-3 डिसमिल भूमि भी दिया जाएगा और उस पर उसको आवास भी दिया जाएगा। लेकिन आज तक 50 लाख के बजाय 5 लाख लोग परिवार को भी नहीं मिल पाया है। अभी जातीय जनगणना हुआ, उन्होंने सदन के अंदर कहा था कि जातीय जनगणना के बाद 94 लाख युवाओं को, जो सबसे नीचे स्तर का है, उन बेरोजगार युवाओं को 94 लाख युवाओं को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। एक युवा को भी नहीं दिया गया। निश्चित रूप से वायदा खिलाफी
करती है सरकार, कर रही है, उसका एक ही इलाज है कि उसको पहले बदल दीजिए, दूसरा किसको चांस दीजिए, बिल्कुल। हाँ। लेकिन जो लोग नए हैं, एक तरफ है जो बिल्कुल जांचा परखा है, कोई काम नहीं कर रहा है, और एक है जो नया आया है, वो बात कर रहा है, उसको मौका देना चाहिए। नहीं करेगा बदल देंगे, लेकिन किसी को जब जान रहे हैं कि नहीं कर रहा है और तब 20 साल से उसको ढोए जा रहे हैं, तो बिल्कुल ये बदलना चाहिए। और प्रशांत किशोर जी अभी जो आए हैं, ये सिर्फ वायदा नहीं कर रहे हैं, वो लिखित रूप में उसको दे रहे हैं कि हम जनसुराज आएगी तो ये 5 चीजें हो जाएगी, ऐसा हैंडबिल भी दे रही है। इवन की उसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू करवा दी है ये पार्टी। रजिस्ट्रेशन का मतलब कि जो लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उनको जैसे ही सरकार आती है, उनको इमीडिएट इन चीजों का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जिनके घर के बेरोजगार कहीं दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, मजबूरी में मजदूरी कर रहे हैं, उनको यहाँ काम मिल जाएगा। उसी प्रकार से वृद्ध लोगों को पहले ही सप्ताह में 2000 रुपया पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। शिक्षा की बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा के लिए जो बोला मैंने कि प्रखंड स्तर पर हर प्रखंड में हर साल एक विद्यालय नेतरहाट लेवल का खुलेगा। तो इन चीज़ों को ये सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहे हैं, और जब तक वो स्कूल नहीं खुलती है तब तक कोई भी गार्जियन अगर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो 1000 रुपया प्रति बच्चा उसको दिया जाएगा। महिलाओं को सस्ता ऋण, मतलब सस्ते इंटरेस्ट दर पर लोन भी दिया जाएगा 5 लाख रुपया तक का। किराना फसल लगाने वाले को ये जो मजदूर है, मजदूर फ्री दिया जाएगा। तो इसका गारंटी कार्ड दे रही है परिवार लाभ कार्ड के द्वारा। ये परिवार लाभ कार्ड एक गारंटी कार्ड है, आप बनवा लीजिए, आप किसी भी पार्टी से हैं, आप बनवा लीजिए, बनवा के रख लीजिए। अगर आप एक तरफ देख रहे हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, और दूसरी ओर है जो एक आदमी कह रहा है कि ये चीजें होंगी और उसका तरीका भी बता रहा है कि इस तरीके से इसको हम करेंगे, तो एक चांस उसको देना चाहिए। इसी के लिए परिवार लाभ कार्ड बना करके पहले से रजिस्ट्रेशन उनको कराया जा रहा है। जातीय जनगणना की बात की आपने, ऐसे में जनसुराज की जो पार्टी है उसका क्या रुख है जातीय जनगणना पर? ये मेरे विचार से भी और शायद पार्टी के विचार से भी इसका कोई लाभ नहीं होना है। ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए हवा क्रिएट किया गया कि हमने जाति जनगणना करा लिया है और ये जाति ज्यादा है कम है करके उसको उसके सेंटिमेंट को टच करने का प्रयास किया गया। लेकिन उसके माध्यम से जो सुविधा देने की बात की गई थी, जातीय जनगणना आर्थिक आधारित जनगणना कराई गई, उसमें जो सबसे निचले पायदान पर कोई भी है उनको ऊपर उठाने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई, तब इसका फायदा महसूस होता। अगर ये सरकार नहीं करती है, उस डेटा को देखते हुए उसके हित में काम करना शुरू नहीं करती है, ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। पूरे सरकार के संसाधन को भी फालतू का खर्च किया गया। मैन पावर, टीचर लोग को 2-2 महीना तक जनगणना में लगा दिया गया, बच्चों का पढ़ाई हड़ास हुआ। तो इन चीजों को अगर देखा जाए तो अगर उनके कल्याण के लिए योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं नहीं चलाई जाती है, उनमें से सबसे निचले तबके के लोगों के लिए ये जातीय जनगणना बिल्कुल फालतू है और अपना नेतागिरी चमकाने के लिए ये किया गया है। नीतीश सरकार है अभी बिहार सरकार में, ऐसे में अभी जब चुनाव आए हैं तो बहुत सारे योजना जैसे कि फ्री बिजली 125 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी, साथ में कई वादे किए गए हैं कि महिलाओं को एक घर से 10 लाख तक मिलेगा और 10,000 रुपये महीने मिलेंगे। इस तरीके के और भी कई योजनाएं हैं, ऑफर्स हैं। ऐसे में कैसे देखते हैं इसको लुभाने की? ये बिल्कुल ये सिर्फ लुभाने के लिए ये सब किया जा रहा है और उसका मूल वजह जो है जनसुराज पार्टी का डर है। आज तक पिछले 20 साल में देख लीजिए, कभी भी जब हम लोग शिक्षक आंदोलन करते थे और पटना में रैली करते थे तो लाठी मार करके भगा दिया जाता था। बहुत सारे संविदा कर्मी हैं जिसको कि कई बार लाठी मार के भगा दिया गया। अभी प्रशांत किशोर का जो जागरूकता कार्यक्रम है, घूम करके बिहार बदलाव रैली के रूप में और सभा के रूप में और पदयात्रा के रूप में जो लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है, लोग जब जागरूक हुए हैं कि नहीं ये सही कह रहा है, शिक्षा ही असली मुद्दा है, पलायन ही असली मुद्दा है, तो इन
ये किसानों का मुद्दा, वृद्धों का, विकलांगों का मुद्दा, ये जब मुद्दा लोगों के समझ में आया कि यही असली मुद्दा है, तो फिर डर सताने लगा। ये जो आप देख रहे हैं वो डर है। 150 यूनिट बिजली फ्री करने की बात हो, आशा ममता का, रसोईया का वेतन बढ़ाने का, मानदेय बढ़ाने का बात हो, तो ये सारी चीजें जो लोक लुभावन जो अभी योजनाएं चलाई जा रही है, ये सारा का सारा बिल्कुल भय है। और अभी जो चुनाव होने वाला है उसका माइलेज लेने के लिए किया जा रहा है। एक पॉइंट जो मेरा छूट गया, यहाँ जो खगड़िया में स्थानीय एक मुद्दा है जो बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाले है कि जल जमाव की स्थिति, और हमने ऐसा पाया भी कि बहुत जगह पर आपने संघर्ष किया भी है जल जमाव की निकासी के लिए। तो कितना ये अहम मुद्दा है और आपने क्या क्या उसके लिए कदम उठाए? अभी देखिए, सही बोला आपने कि संघर्ष किया। अभी जस्ट एक मुकदमा हुआ है सभापति के हस्बैंड के ऊपर, यही कि जहां से मेन ड्रेनेज निकाला जा रहा था उसके ऊपर, सरकारी जमीन के ऊपर घर बनाया था, उसको तोड़ना पड़ा, तो FIR कर दिया गया है। ये संघर्ष है। और एक प्लान दिया गया है बिहार सरकार के नगर विकास विभाग को कि इस तरीके से, अगर जैसे हमारे यहाँ पश्चिम से पूरब की तरफ ढाल है, इधर से उधर हम पानी लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन उधर से अगर हम ढाल करते हुए आगे मालती नदी में गिराएं तो इसका सलूशन निकल सकता है, जिसका पूरा प्लान नापी के साथ दे दिया गया है। उम्मीद है अगर चुनाव के पहले नहीं हो पाया तो चुनाव के जस्ट बाद एक बड़े ड्रेनेज का टेंडर होगा, उसका निर्माण कार्य शुरू होगा, और वास्तव में एक बहुत ही बड़ा कोढ़ कहिए इसको शहर के लिए। तो इस पर बिल्कुल हम लोग काफी शिद्दत से प्रयास कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द कैसे पूरा किया जाए। लेकिन स्थानीय स्तर पर ये उतना बड़ा फंड, 70 करोड़ 80 करोड़ रुपए का फंड एक बार में संभव नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट नगर विकास विभाग को दिया गया है, और हम लोग को उम्मीद है कि चुनाव से पहले भी हो सकता है कि इस पर अगर एस्टिमेट सरकार तैयार होती है तो उससे पहले भी हो सकता है, नहीं तो चुनाव के जस्ट बाद हो ही जाएगा। अभी आप देखिएगा कि इसी तरह का एक बड़ा प्रोजेक्ट है पोखर, उधर से आप आए होंगे, गौशाला रोड के पास एक पोखर तालाब है, उसका सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 9.25 करोड़ का टेंडर हो गया है। 2-4-5 दिन 10 दिन में उसका टेंडर खुलेगा और 1 महीने 1.5 महीने में उसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी शवदाहगिरी बन रहा है, उसका अप्रोच पथ बनेगा, तो बाढ़ आने के बाद भी लोग का दाह संस्कार करने में दिक्कत नहीं होगी। मॉडल बस स्टैंड है, मॉडल टाउन हॉल है, स्टेशन रोड बन रहा है। तो ये कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं बहुत लंबे समय से थी, जिसका समाधान या तो होने लगा है या होने के कगार पर है। इस स्तर पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक जगह हमने पाया भी था कि वहां पर 10 सालों से पानी लगता था, फिर उसको आप लोगों ने ठीक किया। पोस्ट ऑफिस रोड है, 10 साल से ज्यादा समय से, और बहुत मुश्किल से वहां पर भी अतिक्रमण का मामला था, और बातचीत के द्वारा उसको उस समस्या का निदान किया गया, और उससे डीप एक नाला बना करके उसको निकाला गया, जो लगभग 12-15 साल से वो पूरी तरह से जलमग्न रहता था। वो रोड, उस पर कोई जाते नहीं थे, वहां का सारा व्यवसाय खत्म हो चुका था। अब वहां बिल्कुल चमन है, लोग व्यवसाय भी करना शुरू कर दिए, और दिन रात में भी लोग उस सड़क पर भी बैडमिंटन खेलते हैं। अच्छा। ये बड़ी उपलब्धि है वहां के लिए। बिल्कुल। तो अब जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें आप इस बार चुनाव क्या अलग होने वाला है इस चुनाव में? पहली बात तो, क्योंकि बाकी हर साल चुनाव होते हैं और हर 5 साल पे भी चुनाव होते हैं, ये चुनाव कैसे अलग है लोगों के लिए, जनता के लिए? कई मायनों में अलग है। एक तो ये कि पहली बार कोई पार्टी आके कह रही है कि मेरा भी प्रत्याशी अगर गलती से गलत चयन हो जाता है तो आप उसको हरा करके जो सबसे अच्छा प्रत्याशी है उसको चुनने का काम करिए। ये आज तक किसी ने नहीं बोला। एक इस मामले में भी अलग है कि जो वायदा कोई भी पार्टी अभी तक करती थी, और पार्टी जीत जाने के बाद, सरकार में आने के बाद उस पर काम शुरू करती थी, ये एक ऐसा चुनाव होगा जिसमें कि एक पार्टी, जनसुराज पार्टी, पहले से उस पर काम कर रही है। अगर एक डेटा तैयार कर रही है कि आपके घर में कितने वृद्ध हैं, आपके घर में कितने दिव्यांग हैं,
आपके घर से कोई पलायन अगर दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं उसकी संख्या बताइए। आपके घर में कोई महिला अगर रोजगार करना चाहती, स्वरोजगार करना चाहती है, छोटा रोजगार, तो उसके लिए वो उसकी संख्या बताइए। तो ये कुल मिला करके उसका डेटा तैयार करके उसका रजिस्ट्रेशन करा करके पहले से तैयार करने का काम कर रही है कि जैसे ही सरकार बनेगी उस पर काम करने में डिले नहीं हो। ठीक है, ही काम शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल, इस मामले में है। दूसरा कि इस बार का चुनाव में ये प्रयास होगा कि चाहे किसी भी पार्टी से लोग जीत करके आवे, चाहे किसी भी जाति से जीत करके लोग आवे, लेकिन एक बेस्ट कैंडिडेट जीते। इसका एक बहुत सकारात्मक प्रयास पहली बार शुरू हुआ है। इस मामले में ये अलग है। दूसरा कि अभी तक जो ट्रेडिशनल राजनीति में कि धर्म के आधार पर भाई वोट दीजिए, हम हिंदू हैं मुसलमान को भगा देंगे, मुसलमान है हिंदू उधर रहेगा, तो उससे हट करके ये जाति वो जाति, उस जाति का समीकरण बनेगा, उस जाति का समीकरण बनेगा तो वो भारी पड़ जाएगा, वो हल्का पड़ जाएगा। इससे अलग हट करके एक पहली बार उसके अलावे छोटा छोटा प्रलोभन, दारू, पैसा, मुर्गा, साड़ी, इस सब को भी लोगों को बताया जा रहा है कि भाई इस सब से अलग हट करके आप वोट करिए, जो आपके बच्चों का भविष्य बेहतर करना सुनिश्चित करे। बच्चों का चेहरा देख करके वोट करिए। अपने जो परिवार से लोग कोई बाहर हैं उनको याद करके वोट करिए। ये पहली बार कोई पार्टी बोल रही है, तो और बार से चुनाव अलग होगा और ये बात लोगों को समझ में भी आ रही है। ये मुझे लगता है कि सारी जातियों का बंधन बहुत दिनों के बाद, मतलब लगभग 40 साल के बाद जातियों का बंधन टूट करके बिहार में वोटिंग का संभावना है। इस दृष्टिकोण से भी अलग होने का पूरा चांसेस है। चलिए, तो इस चुनाव में आप लोगों को, अपनी जनता को क्या संदेश देंगे? इतने देर के बातचीत में मैं तो संदेश ही दे रहा था। आखिरी संदेश यही है कि वोट, अपना एक वोट जिसमें आपका कोई खर्च नहीं होता है, उसको ईमानदारी से दें। अभी बहुत सारे लोग जो गलत सलत पैसा कमा करके आपका रहनुमा बनेंगे, आपके साथ कोई भी समस्या होगी तो लोग लाइन लगा करके आपको देने के लिए आएंगे। आपको कोई साड़ी का प्रलोभन दे सकते हैं, कोई 1500 रुपया का प्रलोभन दे सकते हैं, कोई नशा कराने का प्रलोभन दे सकते हैं, कोई नशा बेचने और पीने वाले लोग भी आपके बीच प्रत्याशी बन के आ सकते हैं। कोई ऐसे लोग भी प्रत्याशी बन के आ सकते हैं जिनका बैकग्राउंड ठगने का रहा हो। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, और सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान में रखना है, अपने बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रख करके, उनके शिक्षा को ध्यान में रख करके, और जो आपके यहाँ से जो भी युवा दूसरे राज्यों में पलायन करके काम कर रहे हैं, उनको ध्यान में रख करके आप अपना एक महत्वपूर्ण वोट दें। यही मेरा आपके लिए महत्वपूर्ण संदेश है, आग्रह है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो रोना आप ही को पड़ेगा, क्योंकि जो संपन्न लोग हैं उनके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। उनको सदर अस्पताल खगड़िया जाने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के किसी भी बड़े अस्पताल में अपने फैमिली का वो इलाज करवा सकते हैं। वो अपने बच्चे का कहीं पर भी बड़े स्कूल में उसको शिक्षा दीक्षा ग्रहण करवा सकते हैं। लेकिन जो 99%, 98% बिहार के गरीब लोग हैं, उनके लिए सरकारी सुविधा ही एकमात्र विकल्प है, और वो सरकारी सुविधा सही होने का एकमात्र रास्ता है कि आपका एक वोट ईमानदारी से सबसे अच्छे प्रत्याशी को जाना चाहिए। यही मेरा संदेश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगामी चुनाव के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनीष कुमार सिंह, जो कि जनसुराज से खगड़िया विधानसभा सीट से भावी विधायक प्रत्याशी हैं। इनको आपने सुना, हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, और इनको शुभकामनाएं हैं आने वाले चुनाव में कि अच्छा करें और जनता के लिए कुछ अच्छा करें। तो देखते रहिए वाव पॉडकास्ट।